चलो चलो ठीक हो। तो देखो जो पीछे वाला पढ़ाया था ना स्लाइड, उसको थोड़ा ध्यान रखना भैया। एडीआर पढ़ाया था वगैरह, वो सब प्लीज ध्यान रखिएगा। अभी हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं सेबी। बार बार मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो, तो रिवीजन करते रहना, ये तो मुश्किल हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स बड़ा आसान सब्जेक्ट है, मैं बता देता हूँ। बस इसमें एक ही चीज चाहिए, मैं पढ़ाए हुए होना चाहिए, बस बात खत्म। नहीं मैं पढ़ाऊंगा तब हो जाएगा, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ लो, नहीं तो सच बता रहे इकोनॉमिक्स पढ़ बहुत अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पढ़ता है पल्ले, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक ठाक लोगों को नहीं पल्ले पड़ा, और जिसको पल्ले पड़ गया वो इतिहास गवाह है, इधर उधर कर देता है वो, समझ में आया। इसलिए जितने भी बड़े मिनिस्टर्स हुए हैं ना इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर, वो सब थोड़े से इकोनॉमिक्स टाइप आदमी रहे हैं। कुछ बुझा रहा है? चाहे मनमोहन सिंह से शुरुआत करिए, चाहे उनके पास अरुण जेटली से शुरुआत करिए, चाहे सबको। अरुण जेटली आज तक इलेक्शन नहीं जीते, फिर भी वित्त मंत्री बन गए, क्योंकि इकोनॉमिक्स का सबसे ज्ञाता आदमी है, तो उनको मिल गया, तो उसी बेसिस पे बना दिया गया राज्यसभा का मेंबर, और राज्यसभा के एमपी बना के मंत्री, सीधा वित्त मंत्री। तो लॉजिक क्या है कि नॉलेज जो है अगर हो तगड़ा तो कहीं पे भी पहुंच जाइएगा। सेबी पे आते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें बहुत सारा कुछ तो आपको बताया हुआ पहले से है, ठीक है, ऑलरेडी आइडिया है। इसका कुछ डिटेल है जो स्टैटिक फैक्ट है, वो थोड़ा स्टैटिक फैक्ट इसमें मुझे बताने वाला कुछ है नहीं। बस एक चीज काम का है, इसके एसबीआई बोर्ड के जो कंपोजिशन है उसमें एक चेयरमैन होता है, एक होता है आरबीआई का ऑफिसर, 2 ऑफिसर होते हैं सरकार का, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और प्लस 5 मेंबर अपॉइंटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। तो आरबीआई में देखोगे ज्यादातर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही घुसा हुआ है। क्या सुन पा रहे हो? मैंने आप लोगों को बोला था कि सप्ताह में 2 दिन छुट्टी लेंगे, तो क्या आज वो दिन है? नहीं है, तो फिर अलर्ट होकर पढ़ लेते हैं। 2 दिन छुट्टी जो होगा उस दिन कर लेंगे, संडे मंडे छुट्टी रखेंगे, बाकी सारा 5 दिन पढ़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ताकि 2 दिन में आपको जो है जितना खींचना है वो खींच लो। तो क्या आज ना संडे है ना आज मंडे है, तो कस के पढ़ लेते हैं, फिर संडे मंडे कस के जितना जो करना होगा कर लेना। लेकिन वो 5 दिन के बाद अक्षय कुमार वाला स्टाइल अपनाना है। 5 दिन तगड़ा काम होना चाहिए, 2 दिन रेस्ट करना है, और 2 दिन के बाद फिर 5 दिन तगड़ा काम करना है। सुन पा रहे हो? जो से बोले ऐसा नो। तो आज संडे भी नहीं, आज मंडे भी नहीं, आज फ्राइडे है। कल क्लास थोड़ा सा लंबा खींचेगा, क्लियर है? ताकि कल ज्यादा खाना खा लें तो 2 दिन आप फ्लैट होकर सोए रहे, उस हिसाब से काम कर लेंगे कल भर। फिर संडे और मंडे ये भी देख लेना कि ग्रुप में मैसेज क्या आता है, कभी वो भी मतलब देख लेना, वो भी जरूरी है, क्योंकि पता नहीं क्या हो सकता है, कुछ मतलब कुछ भी हो जाए, बट फिर भी नियम तो रखेंगे ही। देखो नियम से थोड़ी ना कुछ इतिहास रहा, नियम तोड़ोगे तो इतिहास रह जाएगा, तो नियम बना के नियम तोड़ देंगे, बात खत्म, जरूरी पड़ेगा। तो चेयरमैन का एज जो है याद रखिएगा, अगर है तो ठीक है। मैंने आपके बारे में पहले बताया था कि आरबीआई में जिस तरीके से रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, वैसे ही सेबी में भी पॉसिबल है। तो क्या शक्ति चाचा, शक्तिकांत दास, क्या उनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है कि पहले ही से है? रीअपॉइंटमेंट हुआ है, समझ पा रहे हैं? प्रकाश बाइक देखिए तो पीछे कुछ कर रहा है क्या कोई? अच्छा ठीक है, रहने दीजिए। तो रीअपॉइंटमेंट जो है पॉसिबल सेबी में भी है और आरबीआई में भी है, क्लियर है? दिमाग में रखिएगा। तो ये आप थोड़ा सा दिमाग में रहेंगे, स्टैटिक्स में क्या ही बताऊंगा। कमाल की बात ये है, मैंने नरसिम्हन कमेटी आपको पढ़ाया था, तो बैंकिंग से रिलेटेड था। वैसे ही कुछ कुछ कमेटी ऐसे हैं जो अलग अलग फील्ड में रिलेटेड है, वो सारा कमेटी का नाम लिख के रख लीजिएगा, ठीक है जी? सब के सब आईएएस से होते हैं। तो कमाल का बात क्या है, आईएएस में फायदा क्या है कि आपको डाइवर्सिटी बहुत मिल जाता है। तो जब आप ये इंटरव्यू में बोलते हैं कि आईएएस ही क्यों बनना चाहते हैं, देश का सेवा तो और भी तरीके से किया जा सकता है, तो आप उस समय बोलिएगा डाइवर्सिटी ज्यादा देता है, कहे कि इसमें पूरा चांस है कि हम यहाँ से वहां पहुंचेंगे, और में 9 से 5 करते रह जाएंगे, जीवन खत्म हो जाएगा। तो आईएएस में डाइवर्सिटी ज्यादा है। और एक ऐसा आदमी है, सोचो, जो पीसीएस किया हुआ था, इतना जबरदस्त काम किया कि उसको आईएएस बना दिया गया। रेयरेस्ट होता है, कभी कभार बहुत जल्दी हो जाता है, कभी कभार हो जाता है, ये आपके काम पे डिपेंड करता है। तो लॉजिक है कि डाइवर्सिटी है कि नहीं है? कभी आप डिजास्टर में, कभी कहीं और, कभी आरबीआई के सेक्रेटरी रिटायर हो गए तब भी कहीं जाकर आप मजे ले रहे हैं, मतलब रह के इस तरीके से। तो थोड़ा ध्यान में रखना है कि भैया सेबी के अंदर जो भी लोग हैं वो आईएएस और उस लेवल का काम जो है बहुत आसान हो जाता है। अब इसमें एक दिया हुआ है कि कैसे ये रेगुलेट होता है और क्या क्या है, ये आपको याद रखना नहीं है, बहुत ज्यादा काम का नहीं है। जो ये है वो आपको पहले से पता है, तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जो काम का है वो यहाँ है। और इसमें कुछ फुल फॉर्म आपको दिखेगा, ये देखिए REIT INVIT, ये पूछता है। क्या सब सुन पा रहे हो? तो जो जो पूछेगा वही करेंगे, बाकी इसको बाद छोड़ देंगे। तो पहला चीज सबसे फर्स्ट एक लिख लीजिएगा, सेबी हैज स्कोर्स ऑनलाइन पोर्टल फॉर कंप्लेन। अगर किसी को कंप्लेन करना है कि भैया सेंसेक्स में ठीक नहीं चल रहा है ये सारा कुछ,
तो उसके लिए एक है स्कोर और इस पे आप कर सकते हैं। दूसरा है इसके पास एक स्मार्ट प्रोग्राम है इन्वेस्टर के एजुकेशन के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है एजुकेशन लें सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड के बारे में, तो भैया आपके पास एक ऑलरेडी सेवा है। दूसरा सारथी ऐप है, ये पहला ऐप है जहां से आप अपना निवेश कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो बस इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए भी है और वहां पे जाकर आप आइडिया लगा सकते हैं। मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था और मैंने बोला था कि क्या हम डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं कि नहीं? मैंने कितनी बार बोला है, बोल बोल के थक गया हूं कि अब हम डायरेक्टली खुद से खरीद सकते हैं। और उसके लिए मैंने ऐप का नाम भी बताया था आपको, मैंने उसके लिए पोर्टल भी बताया था कि पोर्टल पे लॉगिन करके अपने अकाउंट बनाइए। डिटेल कल ही मैंने अकाउंट बनाया है और कल मैंने देखा कि उसमें क्या क्या डिटेल मांग रहा है सारा, वो मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में। तो ए टू जेड क्या है वो अपना बिल्कुल क्लियर कट है। आप डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेंगे, आपको किसी के थ्रू होके जाना ही नहीं है, सीधा आरबीआई ने किया, आप सीधा खरीद के रख लो अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो लॉजिक ये है कि भैया ध्यान रखना ये कि आता है बार बार पूछता है, फंसना मत। तो बस इसमें जो काम का है वो बस इतना है। बाकी फर्दर इसमें काम से ज्यादा इसमें चोरी इतना ना ज्यादा किया गया है कि मेन वही प्रॉब्लम हमको डिस्कशन करना होता है। तो पहला है सेबी इन्वेस्टर चार्टर। अच्छा, चार्टर क्यों बनाया जाता है? जैसे सिटीजन चार्टर है, बोलते हैं ना बहुत सारा नागरिक जो चार्टर बनते हैं, उसके लिए पहला याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा अलग से, सिटीजन चार्टर अलग से लिख लीजिए, कल पॉलिटी में भी काम आएगा। मेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी टू द सिटीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड टू देम। अगर एक्स प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड इन वाई डेज देन कंप्लेन टू जेड ऑफिसर ऑन एबीसी फोन नंबर और ईमेल एड्रेस। तो सिटीजन चार्टर का जो नागरिक अधिकार पत्र का सिंपल मीनिंग होता है कि आपको हमने बोला था कि 5 बजे से ये होगा, लेकिन 5 बजे से नहीं होकर 10 बजे से हुआ, तो हम मुझसे पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं कि बॉस ये पूछ सकते हैं कि प्रभु काहे नहीं हुआ, उसके लिए एक पोर्टल तो होना चाहिए, ईमेल आईडी तो होना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं सिटीजन चार्टर। ये कुछ वैसा ही है जैसे ग्रीवांस रिड्रेसल काम करता है कंप्लेन के लिए। तो समझ में आया? अब मान लीजिए आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल के कोई कस्टमर नहीं है, ना कस्टमर नंबर है, और मोबाइल में बैटरी गायब है, ऑनलाइन आ गया है, बैटरी नहीं है, फोन आपके पास है, अब आपको कंप्लेन करना है, कंप्लेन नंबर नहीं है, तो क्या करिएगा? कुछ नहीं कर पाइएगा। सोचिए कुछ नहीं कर पाए, और गलती से किसी के पास फोन लग गया, कस्टमर के पास बोला कि हमको आपका शक्ल पसंद नहीं है, हम बैटरी नहीं भेजेंगे, तो मान लीजिए इस तरीके का कांड हो जाता है, तो कोई जिम्मेदारी नहीं ले पाएगा। तो जिम्मेदारी लेने के लिए आपके पास है, आप आराम से जो है ईमेल आईडी ये सब कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? और थोड़ी देर पहले अभी आपको मैंने बताया था बहुत सारा चीज है, जैसे स्मार्ट भी बताया था, अभी स्कोर भी बताया था थोड़ी देर पहले कि सेबी का है अपना जो अवेयरनेस अप्लाई करता है। तो थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा, बाकी बहुत ज्यादा काम का नहीं है। तो बस जहां पे सिटीजन चार्टर है दिमाग रख लीजिएगा। अब आते हैं उसके बाद कि सर एक इन्वेस्टर चार्टर क्रिएट किया है जिसमें बोला गया कि कोई भी आदमी आकर आराम से एक जगह पे अपना सारा कुछ इन्वेस्ट कर सकता है। द चार्टर अप्लाइड ऑन इन टाइटल्स, एक्टर, इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, इन सभी पे अप्लाइड है। अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सिटीजन चार्टर याद रखना चाहिए कि एक ऐसा पोर्टल जहां पे अगर कुछ गड़बड़ होता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा है सेबी में वाई प्रोटेक्ट इन्वेस्टर एंड जो पार्टिसिपेंट इंक्रीज करना। पहला पॉइंट दिख पा रहा है आपको? ज्यादातर आपका चेहरा और दिमाग जा रहा होगा करिश्मा कपूर और करीना कपूर पे। समझ में आ रहा है? तो भैया करिश्मा कपूर, करीना कपूर आपके लिए काम आने वाले नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभी आपके लाइफ में जो काम आने वाला है वो ये है। ये कौन है बताएगा कोई? ये काम समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, पकड़ा तो सही है, ठीक है, लेकिन है वो विनोद खन्ना। खैर कोई बात नहीं, जो भी हो जैसे भी हो, हमको उससे मतलब नहीं है, वो सही बोला है। ध्यान से देखिए इधर, आप मुझे बताओ कौन सा पेड़ ज्यादा मजबूत होगा? समझना, जिसका रूट बहुत ज्यादा नीचे गया हो वो, या जिसका रूट ऊपर हो वो? नीचे गया हो। तो जितना रूट डीपिंग गया है उतना ही ज्यादा वो पेड़ मजबूत होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, शेयर मार्केट में जितना लोगों तक पहुंच जाए और जितना लोग खरीदे उतना ही ज्यादा शेयर मार्केट स्ट्रांग होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मान लो कुछ चंद लोग ही खरीद के रखे हुए हैं, बस 20 लोग, 50 लोग, 60 लोग, पूरे अमीर लोग ही खाली शेयर मार्केट का पूरा शेयर खरीद के रखे हुए हैं, तो क्या इकोनॉमी के लिए ठीक है कि बेकार है? बेकार हो, कभी भी स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सेबी चाहता है कि सर गवर्नमेंट जो है सभी किसी का पैसा पूरा चूस ले, और एकदम कहां से? पूरा ग्राउंड लेवल से, जैसे डिश टीवी वाला करता है, एयरटेल वाला करता है, गांव गांव से सबका पैसा खींच लेता है। तो रिचार्ज खत्म, सोचो ना, बैठा कहीं और है, पैसा निकाल लिया आपके जेब से। ये तरीका होता है, ये होता है बिजनेस। यहाँ लोग पान का दुकान खोल के बोलता है आई एम ए बिजनेस टाइकून। तो लॉजिक क्या है बिजनेस में? होता है कि भैया आपको अपना टाइम शुरुआत में ही जितना लगाना पड़े वो लगाना है, उसके बाद आपको कहीं रहना नहीं है।
जहां मनवा घूमते रहिए और बिजनेस जो है चल रहा है, ये होता है बिजनेस, है ना। तो सर इधर देखिए, इसमें पॉइंट यही है कि शेयर मार्केट जो है इसमें इतना स्कैम हुआ, इतना सारा कुछ हुआ कि कभी लोगों तक पहुंचा ही नहीं। और शेयर मार्केट मैं बता देता हूं, बिजनेस से ज्यादा पॉपुलर इस बात के लिए, स्कैम के लिए। क्या समझ में आ रहा है? ये एक बहुत बड़ा अलग टाइप का धब्बा है कि शेयर मार्केट में व्यापार कम और जो है आपका स्कैम ज्यादा। कोई आया कोई चोरा के ले गया, हंसल मेहता कुछ और करके ले गया, कौन आया कुछ और करके ले गया, ये जो कांड ज्यादा पॉपुलर होती है। देखना तो सर इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है कि अगर इफ हाउसहोल्ड डोंट पार्टिसिपेट इन कैपिटल मार्केट, कंपनीज हैव टू अप्रोच द बैंक टू गेट मोर लोन्स, बट बैंक लेंडिंग कैपेसिटी इज लिमिटेड बाय सीआरआर, एसएलआर, ये सब कुछ। कहने का लॉजिक ये है कि जितना ज्यादा शेयर मार्केट में सारे लोग पैसा लेकर आएंगे और अपना शेयर खरीदेंगे, उतना ही ज्यादा शेयर मार्केट ग्रो करेगा, और ग्रो करेगा तो उस हिसाब से पूरा देश का जो है जीडीपी और इकोनॉमी पे काफी प्रभावित होगा। अब कुछ ही लोग खाली इन्वेस्ट करके रखेंगे तो उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो एक पॉइंट है, जरा देखना, बोला गया कि मेजर्स टू इंक्रीज रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन, 25% पब्लिक होल्डिंग इन गवर्नमेंट कंपनी। तो पहले ही मैंने बोला था कि पहले नियम था, बजट 2019 में एक बात कहा गया कि ऑल द लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी विल स्ट्राइव फॉर मिनिमम 25% पब्लिक, आम जनता को भी सरकारी कंपनियों के शेयर खरीदने का मौका मिले। इसलिए मैंने बोला था कि मान लो मुकेश अंबानी ने लेट से, वो तो प्राइवेट है, फिर भी मान लो उसने अपना शेयर लॉन्च किया तो मात्र अपने पास 70 से 75% रख सकता है, 25% उसको लोगों के लिए शेयर देना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जरा नीचे आओ, सेबी टू रेज मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग इन लिस्टेड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज टू 35%। लिस्टेड प्राइवेट सेक्टर क्या है ये मैं बता दूंगा थोड़ा देर बाद, अभी के लिए बस इतना समझ लो। लिस्टेड कंपनीज का मतलब वो है जो शेयर मार्केट के तहत अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ हो। कुछ समझ में आ रहा है? जो शेयर मार्केट पे अपना, मान लो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अनअकैडमी का, तो अनअकैडमी का अगर है ही नहीं शेयर्स तो लिस्टेड है ही नहीं। तो जो शेयर मार्केट में रजिस्ट्री हो क्या है? लिस्टेड है, जो नहीं है अनलिस्टेड है। तो सर इधर आओ नीचे, यहाँ पे एक है ट्यूलिप मेनिया, दिख पा रहा है? ट्यूलिप मतलब क्या होता है? ट्यूलिप एक फूल है। सामूहिक पागलपन जो है, जो मैंने बताया था, ये पागलपन किसके प्रति? बिटकॉइन। अरे क्रेजीनेस कि लेना ही लेना है, क्यों लेना नहीं पता, बस लेना है। किसको नहीं पता होता है क्यों नहीं पता, तो बस यही काम होता है। तो सर ये जो सामूहिक पागलपन के चलते क्या होता है, वैल्यू ऊपर नीचे जाता है और फिर उसके बाद स्कैम और धांधली फिर शुरू हो जाता है। तो सामूहिक पागलपन ना हो इसके लिए भी कुछ चीजें जो है शेयर मार्केट को रेगुलेट करना पड़ता है। मैंने कल भी बताया था आपको, क्या बताया था कि अगर पागलपन ज्यादा हो जाता है तो प्राइस ऊपर नीचे होने लगता है। तो शेयर मार्केट पहले कंट्रोल नहीं होता था, लेकिन अब जैसे ज्यादा बड़ा दाम किसी चीज का तो आधा घंटे के लिए 10 मिनट के लिए बंद कर दिया जाता है पूरा का पूरा मार्केट, शेयर मार्केट, ताकि भैया आप पता करो कि इतना ले कहां से जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये थोड़ा दिमाग, नहीं तो पहले होता ही नहीं था, हंसल में था, प्राइस एक बार बढ़ाया, जैसे लोग खरीदना शुरू किया बेच के निकल गया वो अपना। तो यही थोड़ा सा दिमाग में रखना है। लोगों को लगता नहीं है कि दाम और बढ़ेगा और बढ़ेगा। हंसल मेहता ने सोचा उतना पैसा, तो वो पैसा लाया कहां से? बैंक से लाया था, और बैंक से धांधली करके लाया और एकदम इतना शेयर खरीद लिया एसीसी सीमेंट का कि दाम 10 रुपए से सीधा 2000 तक कर गया। लोगों को लगने लगा कि और दाम भागेगा, सब लोग खरीदना शुरू कर दिए, डिमांड बढ़ गया, जितना खरीद के शेयर रखा था सब बेच दिया, मामला निपटा लिया। यानी कि 10 रुपए में पूरा शेयर खरीद लिया था पहले ही, और 10 रुपए का पूरा शेयर खरीद के रख लिया, और उसके बाद क्या है, इतना ना खरीदने लगा कि धीरे धीरे डिमांड बढ़ने, सबको लगा कि दाम भागेगा, तो दाम भागने लगा, और जब 2000 तक गया तो लोग और सोचा कि और दाम भागेगा, बस सब लोग खरीदना शुरू किया, धड़ाधड़ हंसल में तो सब बेच दिया, बेच के निकल लिया, काम जो है आसान हो गया। इस तरीके का जो है बनिया दिमाग लगा दिया। अब ये वोलेटिलिटी है। अब वोलेटिलिटी का सिंपल मीनिंग यही है कि भैया वोलेटिलिटी में कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है। अगर ज्यादा फ्लक्चुएशन हो तो उस चीज को लेना नहीं चाहिए। एक ही बार मान लो बिटकॉइन का दाम 10 रुपए और एक ही बार चल गया 10,000 रुपए, इतना ज्यादा वोलेटिलिटी सर्वाइव नहीं करता है ज्यादा दिन तक, उसके क्रेजीनेस ही है जो। तो बस इतना दिमाग में रखिएगा। देखिए नाम लिए आगे लोग, यह है हर्षद मेहता, ये है केतन पारिक, यही दोनों लोगों ने स्कैम का जो है सेबी को बहुत पॉपुलर बना दिया। समझ में? अभी थोड़े दिन पहले सप्तक्रांति एक्सप्रेस में आप देखें, न्यूज में देखें, सप्तक्रांति एक्सप्रेस में एक मोर आ गया और मर गया। अभी बहुत सैड न्यूज है, लेकिन मोर आ गया और उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करके सलामी दिया गया, और क्योंकि राष्ट्रीय पक्षी है मोर, और राष्ट्रीय पक्षी है तो उसको पूरा वो राष्ट्र का ट्रीट मिला है जो एक शहीद आदमी होता है उस तरीके से। अभी जस्ट कल का न्यूज है ये, या आज का न्यूज है। तो हर्षद मेहता 1992 में, केतन पारिक 2001 में, इन्होंने मनी अरेंज किया बैंक से, क्या दे के कुछ, भाई है मेरा, और गोल गोल घुमा दिया। विश्वास कर नहीं होता है, विश्वास नहीं करता। अब वो आदमी कैसे बोले कि नहीं विश्वास, बोल नहीं पा रहे, आप समझ में आ रहे, लेकिन फिर भी जो है ऐसे ही तो होता है मेन। तो हर्षद मेहता ने किसी तरीके से बैंक वाले को अपने लपेटे में लिया, वहां से पैसा निकाला, और पैसा निकाल के क्या बोला, शेयर प्राइसेस टू मेक विंड फॉल गेन्स ड्यूरिंग बुल रन। कल बुल पढ़ाया था ना,
बुल और बियरिश, तो जब बुल मतलब बुलिश मतलब मार्केट मतलब बहुत प्राइस हाई, और बियरी मतलब प्राइस घट गया। तो जब इस तरीके से बोलते हैं वंस द प्राइस क्रैश स्मॉल इन्वेस्टर सफर्ड, बैंक से गबन बंद करके पैसे लाया, जिससे कंपनियों के शेयर जमकर खरीद के उसकी मांग और दामों को बढ़ाया, ताकि लालच में अन्य निवेशक उन कंपनियों के शेयर ऊंची कीमतों पर खरीदने लगे और अंत में अपना शेयर बेचकर भाग गए। कुछ बुझा रहा है? तो ये इन्होंने दिमाग लगाया। अब सर ये खरीदने के लिए शेयर उतना पैसा लाना कहां से था? वही तो सारा का सारा धांधली था कि इन्होंने लाए वहां से थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, टू प्रिवेंट सच स्कैम सेबी इंट्रोड्यूस सर्किट ब्रेकर सिस्टम। अब इसलिए उन्होंने सर्किट ब्रेकर आपके में होता भी तो है, घर में नहीं होता है सर्किट ब्रेकर? सर्किट ब्रेकर क्या होता है? एमसीबी जो होता है, तो एमसीबी फ्यूज क्या होता है कि जैसे आप टीवी चला रहे हैं, पहले नहीं होता था, तो पहले होता था वोल्टेज ऊपर नीचे आता था, टीवी उड़ जाता था, चाहे पंखे उड़ गया, समझ में आ रहा है? इस तरीके का मामला बहुत होता था। फ्रिज बेचारा खरीद के लाया, इतना वोल्टेज ऊपर नीचे हुआ, फ्रिज खत्म, अब बैठ के एकदम रो रहा है, दादा आप कैसे होगा, इस तरीके का। तब लॉजिक क्या है? इसलिए आ गया फ्यूज कि भैया जब भी कभी हो तो जो लाइट ऊपर नीचे हो तो फ्यूजवा उड़ जाता है, तो आपका डिवाइस बच जाता है। सेम शेयर मार्केट ने काम किया कि जैसी प्राइस किसी चीज का बढ़ रहा है, बीच में एकदम से सर्किट ब्रेकर लगा दिया, रोक दिया थोड़ा देर के लिए, पूरा का पूरा उसके बाद बच गया। उसके बाद मामला फिर देखा जाता है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। More than X% than previous day, then stock exchange must stop trading for 5 minutes। तो ये बढ़ता रहता है कि भैया आधा घंटे के लिए रोक दो, 2 घंटे के लिए रोक दो, जिस हिसाब से प्राइस बढ़ रहा है। सोचो 10 रुपए की चीज का एक ही बार 10,000 चला जाए तो भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही रहा है, तो बस आराम से रोक दो। कभी कभी शेयर मार्केट बहुत बीच में ही बंद करके बोल जाता है 2 दिन बाद ही खुलेगा, और उस समय हुआ। तो इस तरीके का मामला जो है, ये लोग ऐसा कांड किए कि सर्किट ब्रेकर आ गया एक शब्द। अब पहले नियम था, एक नियम जानते क्या था? अपनी टोपी किसी और को पहना देना, समझ? तो ना मैं टोपी पहनता हूं ना मैं टोपी पहनाता हूं। तो पहले होता था, ध्यान ध्यान से समझना, कि पहले 72 दिन के लिए होता था। ऐसे जैसे आपसे मैंने बोला कि एक काम कर, तेरे पास ये घड़ी है, तो एक काम कर कि मैं इस घड़ी के बदले तेरे को पैसे दूंगा, लेकिन भाई 72 दिन में दूंगा, ठीक? तो वो बोला कि चल ठीक है। अब आप मुझे बताओ, एक एग्जांपल लेते हैं, हिमेश रेशमिया के ले लेते हैं। हिमेश रेशमिया चूंकि टोपी बहुत पहले पहनता था, अब नहीं पहनता है टोपी, अब पहनाता भी नहीं। हिमेश रेशमिया अच्छा आदमी है, ना पहनता है ना पहनाता है, पहले शुरुआत में पहनता था। तो मान लो आपने हिमेश रेशमिया बोला कि हिमेश भाई टोपी दे दो अपना, आपका टोपी बहुत बढ़िया है, टोपी दे दो। तो बोला उसको बदले कितना देगा पैसा? तो बोला कि हम आपको पैसा देंगे, मान लो एक अमाउंट देंगे, 10,000 देंगे, ठीक है? तो बोला कि ठीक है। बोला कि लेकिन अभी नहीं देंगे, 45 दिन से 72 दिन के बीच में आपको दे देंगे पैसा। मेरी बात सुन मेरी, हिमेश भाई ने टोपी दे दिया, सुन पा रहे? हिमेश से मैंने टोपी दिया। अब आप गए और किसी और आदमी को पकड़े और उससे आपने बात किया कि एक टोपी तेरे को खरीदना है, चूंकि बात पहले बोला था मैं तेरे को 20,000 में बेचता हूं टोपी। कुछ बुझा रहा है? अरे हाँ है ना? और उसको भी बोला कि भैया 20,000 मान लो उसको दे रहा है, तो उसको बोला कि ठीक है। अब 20,000 रुपया मान लो उसने दे दिया, तो फिर उस 20,000 रुपए से ही अपना चेन ऑटोमेटिक और आगे बढ़ाता चला जाएगा। शुरुआत में इसका 1 भी रुपया लगाए क्या? नहीं लगाए। तो कुछ वैसा ही कांड होता था कि शेयर खरीद लेता था सब, और शेयर खरीद के 72 दिन में सेटल करता था, पैसा दिया नहीं। मैंने कल बोला था शॉर्ट सेलिंग, कि पहले बेच देता है आदमी और बाद में कम दाम हो जाने पे खरीद लेता है। तो उसी तरीके से नियम क्या लगा दिया गया कि भैया अब 72 दिन का लफड़ा नहीं चलेगा, अब T+2 डेज। जिस तरह से ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग के 2 दिन के अंदर, मान लीजिए आपने आज बुधवार है फॉर एग्जांपल, बुधवार को आपने कोई चीज लिया, तो शेयर मार्केट आपको 2 दिन का वक्त देता है कि आप उसको पूरा का पूरा बराबर कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10,000 का शेयर खरीदा, आपके पास पैसा नहीं था, शेयर मार्केट आपको 10,000 रुपया दे देगा, और वो 10,000 रुपये जो आपको दिया है, उस 10,000 के बाद आपको 2 दिन के अंदर सेटलमेंट करके उसको चुकाना पड़ेगा। कुछ बुझा रहा है? तो अब 72 दिन है कि 2 दिन है? 2 दिन। तो 2 दिन में कोई आदमी बहुत घुमा ही नहीं पाएगा, 72 दिन में तो बहुत किसको घुमा देगा। एक ही टोपी है और किसको किसको पहना रहा है। तो यहाँ पर वही पॉइंट लिखा हुआ है कि बदला सिस्टम या कैरी फॉरवर्ड सिस्टम। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे ही तो चलता है। तो पहला जो है समझ आ रहा है, वेस्टीज और फलना टिकाना ऐसे ही चलता है। और मैंने बोला था कि दुनिया में हर आदमी एक न एक बार नेटवर्क मार्केटिंग के लपेटे में आया है। ये भी बहुत बड़ा सच्चाई है, उनका बिजनेस इसी पे चलता है। आरसीएम ले लो, साबुन ले लो, साबुन 2 रुपये में साबुन मिलेगा, और आपको इतना ना पूरा मोटिवेट करेगा। देखो बंदे ने मर्सिडीज ले लिया, बंदे ने ये ले लिया, BMW ले लिया, खूब मोटिवेट करेगा, आप पागल हो जाएंगे एकदम। फिर आप भी लगेंगे बेचने सामान सबका, ले लो साबुन ले लो, साबुन आप समझ पा रहे, और आप भी उसको टोपी पहना। उसके बाद बोलेगा आपको एक क्राउन मिल जाएगा, उसके बाद आप क्राउन से सीधा ये ब्राउन पहुंच जाएंगे, ब्राउन से फिर सीधा यहाँ पहुंच जाएंगे, खूब सपना दिखाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके का मामला जो है मिलेगा। तो आपको प्रीमियम क्वालिटी देखो इधर,
तो बाकी सर 72 दिन में सेटलमेंट होता था, इसकी टोपी उसके सर पे, सौदा आज करते लेकिन पैसों का भुगतान डिलीवरी 72 दिनों बाद होती, और इस समय के दौरान वही घपलेबाज उन्हीं शेयर बेचने को टोपी दूसरे को पहनाते रहते थे। समझ में आ रहा है? तो दूसरा बात नीचे क्या आया कि सेबी ने बदला सिस्टम डिसकंटिन्यू किया, और उसके बाद एक बोला कि T+2 डे में आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा जिसका भी पैसा आपने लिया है। तो 2 दिन में बहुत आदमी कुछ कर नहीं पाएगा, 2 दिन में कितना भी जो है चिल्लाएगा ना तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके का मामला मेन चीज जो हो जाता है T+2 डे, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछ दिया था प्लेन्स में ही ट्रेड प्लस, अब उसमें घुमा दिया था क्वेश्चन, ट्रेड प्लस 3 डेज 4 डेज ऐसा करके। तो T+2 डेज, टी मतलब ट्रेडिंग का जो दिन चल रहा है वो, और जो शेयर मार्केट चलता है वो फ्राइडे तक चलता है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे को ऑफ रहता है फॉर एग्जांपल। अब नियम लाया गया, मैंने बोला था कि सैटरडे को भी चलेगा, और एक में 20 दिन जिस दिन राम मंदिर राम जी आने वाले थे, मतलब आप तो आ गए, लेकिन फिर भी कुछ लोग गाना बजा रहे राम आएंगे राम आ गए भाई, अब आप दूसरा आगे चलो, आप समझ रहे जो होना था हो गया, आगे अपने काम देखो। अब तो अब उसमें क्या है कि उस दिन बंद कर दिया गया था, ठीक है, मंडे को, और उसके बदले जो है सैटरडे और संडे को ओपन किया गया था। तो कुछ वैसा भी हो जाता है। अब इसमें जरा देखो क्या लिखा हुआ है। मान लो 1 जनवरी को लेट्स ट्रेड 100 इन्फोसिस का शेयर आपने खरीदा 1400 रुपए में, देन विद इन 1 वर्किंग डे में आपको सेटल करना है। बायर मस्ट ट्रांसफर मनी टू द सेलर, सेलर मस्ट डिलीवर शेयर्स टू बायर। फॉरेन इन्वेस्टर दिस इज डिफिकल्ट ड्यू टू टाइम जोन डिफरेंस। ये टाइम जोन डिफरेंस के चलते हुए डिफरेंस होता है, मतलब आप जो भी खरीदे हैं पैसा लेकर, अपना पैसा आपका नहीं है, आपने शेयर मार्केट से पैसा उठाया है, मिलता है पैसा आपको, एक लिमिट तक मिलता है, और आप उस पैसे से खरीदे हैं तो उसको 2 दिन में शेयर खत्म करना। कितने लोग इन्वेस्ट करते हो, नहीं करते हो तो आप देखना जा रहा, कुछ लोग कर भी देते हैं। जैसे उसमें पैसा आपको थर्ड पार्टी देता है, जैसे होता है ना प्रीपेड वाला, वैसा ही उसमें होता है कि भैया अभी टिकट काट लो, पैसा बाद में चुका देना, बुझा रहा है? तो कुछ वैसा ही शेयर मार्केट में होता है कि आपने शेयर खरीद लिया इन्फोसिस का, एक लिमिट होता है कि आपको 20,000 तक देगा, वो 20,000 तक आपको दिया, वो 20,000 आप चुका दो उसको 2 दिन के अंदर। तो 20,000 कैसे चुकाओगे? उसमें फायदा क्या होता है, बहुत जन डेली करते हैं ट्रेडिंग, तो क्या करता है 20,000 का शेयर खरीदा, और 1 दिन या 2 दिन में प्राइस अचानक ऊपर नीचे तो होगा ही, तो 230 रुपए में खरीदा, 235 रुपए में हुआ तो सेल कर दिया, तो पैसा तो उसका लगा नहीं है ना, पैसा तो किसी और का ही लगा है, सेल भी कर दिया, जितना प्रॉफिट होना था कमा लिया, उसको चुका दिया, बात खत्म। इस तरीके से भी होता है, लेकिन उसको करने के लिए आपको अकाउंट जो खुलवाना पड़ता है, वो अकाउंट आपको किसी मतलब ऑथराइज्ड वेंचर के थ्रू खुलवाना पड़ता है। ऐसे तो जीरोधा वगैरह पे आपको जल्दी नहीं मिलेगा, उसमें आपको अपना पैसा लगाना होगा, अपना पैसे से खरीदना होगा। समझ में आ रहा है? बाकी कुछ लोग अपना दे देते हैं उसमें, चल ले ले, गरीब आदमी है 5,000 तू ले ले, 5,000 का शेयर खरीद ले, उस पर जो प्रॉफिट होगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके का कांड हो जाता है। तो बाकी ध्यान में रखिएगा, T+2 डेज की 3 डेज, 2 डेज। बाकी उसके बाद एक डब्बा सिस्टम है, डब्बा ट्रेडिंग होता है, इनसाइड ट्रेडिंग होता है, फ्रंट रनिंग होता है। अब इसको मैं बताने तो नहीं मतलब क्या ही बोलूंगा इसमें, बस दिमाग में रखना, डब्बा ट्रेडिंग का मतलब है शेयर ट्रेड अकर्स एट स्टॉक एक्सचेंज लिंक्ड विद डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट आपने खोला है, उसके साथ लिंक हुआ है, उसके साथ आप कर रहे हैं। कुछ लोग बिना डीमैट अकाउंट का भी कर रहे होते हैं, कर सकते हैं डायरेक्ट, अलग अलग ऐप आता है, ग्रोथ ऐप, फलना ढिकाना। एक होता है फ्रंट रनिंग। LIC म्यूचुअल फंड मैनेजर योगेश न्यू दैट LIC वाज गोइंग टू इन्वेस्ट हेवीली, सो ही बॉट द शेयर्स ऑफ एक्स कंपनी इन एडवांस। कहने का मतलब है कि जो आदमी LIC के काम कर रहे हैं, मैनेजर है, उसको पता है कि प्राइस बढ़ने वाला है, क्या है और नहीं होने, वो पहले ही खरीद के रख लिया, और खरीद के रखने के बाद उसके बाद काम कर गया, तो सेबी ने उसको बैन कर दिया। मैंने कल भी आपको बताया था कि कोई आदमी एक कंपनी का है, उसी कंपनी का शेयर चाहे तो खरीद सकता है, वो मैनेजर है, खरीद के रख लेगा। एक नाम है, क्या नाम है उसका, एक एक्टर है जो मुन्ना भाई MBBS में है, सर्किट नहीं है जो, अरशद वारसी। तो भैया अरशद वारसी लोग ऐसे कुछ काम करते हैं, किया था गलती से बेचारा किया, उसमें उसने भी हर्षल मेहता वाला चाल चला। उसने किसी कंपनी के शेयर को बोल दिया कि भैया ये दाम इसका बहुत बढ़ने वाला है, और इस तरीके से मतलब मार्केट क्रिएट कर दिया कि दाम बढ़ने वाला है, और उसका शेयर ऊपर से खरीद के रखा हुआ था। कुछ बुझा रहे? फिर वही कांड करने वाला था, तो तक बीच में जो है सेबी ने उसका कांड किया, लेकिन फिर बेचारा मतलब उस तरीके से जलसाजी वाला काम नहीं किया, तो उसके पास तो पैसा है भाई, उसके पास पैसा था, तो इसलिए वो बच गया, नहीं तो नहीं बचता वो। तो लॉजिक क्या है, एक वर्ड है एल्गो ट्रेडिंग, दिख रहा है? ये पढ़ो तो समझ में आ जाना चाहिए यार, इसमें है ही क्या? नहीं समझ में आया तो हम बता देंगे। इस आदमी को देख रहे हो? मैं तो माउस मतलब हाथ से माउस पर क्लिक दबाता हूं, लेकिन उससे पहले ही अच्छी कीमत वाला शेयर हाथ से निकल जाता है। कभी तत्काल टिकट काटे हैं आप लोग? तत्काल टिकट कभी काट के देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। समझ में? तत्काल टिकट काटिएगा, जैसी जाइएगा लॉगिन करिएगा, तब तक क्या खत्म हो गया। कभी कभी लॉगिन ही नहीं होगा, लॉगिन कर रहे लंबा खींच रहा है, और तब तक टिकट गायब। 300 टिकट आधा सेकेंड में, 1 मिनट के अंदर गायब। कुछ बुझा रहा है? तो उसका एक सॉफ्टवेयर आता था पहले टिकट सिस्टम का,
तो हर कैफे वाला क्या करता था, वो सॉफ्टवेयर खरीदता था 10,000 रुपए में, ध्यान से समझना, और उसमें फिक्स था कि वो सॉफ्टवेयर 10,000 में खरीदोगे, इंस्टॉल कर लो सिस्टम में, उस 10,000 के बदले आप टिकट काट सकते हो फॉर एग्जाम्पल 1500, 2,000 या 3,000, ऐसा एकदम फिक्स होता था। तो पहले बहुत कम लोग को आइडिया होता था, तो पहले इसलिए तत्काल टिकट क्या होता था, खूब खरीद पड़ो हुआ था खूब सारा, और खूब जो है स्टेशन में भी बेचता रहता था, चाहिए आज के चाहिए बयान के चाहिए, जब वो बेचता रहता था, आपको समझ में आ रहा है। तो अब क्या किया गया, अब सारे आप देखिए धीरे धीरे टिकट काटने वाले खत्म हो गए मार्केट से। अब कुछ समझ में आ रहा है, अब कोई है ही नहीं टिकट काटने वाला मार्केट के अंदर, अब जो है सो आप ही हैं, आप ही धुरंधर हैं, दम है तो काट लिए, नहीं तो सर मामला गया। तो कहने का लॉजिक क्या है, आप गए टिकट काटने, तब तक वो सब क्या करता था, काट के रख लेता था, वो सब सॉफ्टवेयर में फिक्स होता था, वो सब पहले ही से डेटा सेव कर लेता था, कितना टिकट काटना है, मान लो 6 टिकट, उसका सॉफ्टवेयर है क्रिएटेड, सारा डिटेल डाला हुआ है वो, और एक बार क्लिक किया 6 टिकट कंफर्म। समझ में आ रहा है, आपका जैसे खोले आपका सर्वर नहीं खुल रहा है। सेम शेयर मार्केट में होता है, क्या करता है सब, जैसे किसी बड़ी कंपनी का शेयर आया, अब सॉफ्टवेयर वो लोग इंस्टॉल किया रहता था, एक क्लिक मारता था, सारा वो लोग अपना शेयर खरीद के रख लिया। अब ये आदमी नॉर्मल ये बेचारा कर रहा है, तब तक हाथ से निकल गया। वही चीज है, ध्यान से रखिएगा, एल्गो ट्रेडिंग का मतलब 2-3 चीजों पे निर्भर करता है। पहला, मान के चलो जहां पे स्टॉक एक्सचेंज है उसके बगल में जिसका घर है, समझो ना ध्यान से भाई, जहां पे स्टॉक एक्सचेंज के बगल में तो घर होगा किसी का, तो जिसका उसके घर के बाहर रेडियस है, बहुत कम दूरी में है, उसके पास कनेक्टिविटी और उसके चांसेस ज्यादा होंगे। और जो बैठा है बिहार के, मान लो राम खिलावन यादव के गांव में फॉर एग्जांपल, तो उसको तो कम से कम बहुत टफ ही होगा ना भाई उसको खरीदने में। तो जो शेयर, अब देखो क्या होता था पहले, जेल के आसपास जो है वाईफाई, मान लो आप लोग, तो मैं वाईफाई का एग्जांपल देता हूं सबसे बढ़िया, जिसका वाईफाई लगा हुआ है घर में, और सब जन एक बार अपना वाईफाई ऑन करके देखते हैं कि केकर ऑन बा, पहले आप समझ पा रहे हैं। अब चीजें कम हो गई, लेकिन फिर भी देख तो लेता है, जिसका घर के बगल में है वो चांस ज्यादा है कि उसके पास एक्स्ट्रा स्पीड ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा, तो उसके पास चांस ज्यादा है कि वो ज्यादा एक्टिविटी तेज कर पाएगा। तो नियम लगाया गया कि कुछ रेडियस के अंदर कुछ लोग बैठेंगे ही नहीं, समझ में आ रहा है, तो कुछ नियम लगाया गया इनके बारे में। अब ये लोग जो है फटाफट काट के रख लेते थे, बाकी लोग मुंह जो है ऐसे ही दबते। तो ये दिमाग में रखिएगा सिंपल क्या, कि सर एल्गो ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर उस तरीके का जो इंस्टॉल कर और सारा शेयर खरीद ले, दूसरे लोगों को मिले ही ना, और को लोकेशन का सिंपल मीनिंग है जो आसपास हो उसको ज्यादा फायदा होता है। तो अब नियम लगा दिया गया कि इतने दूर के रेडियस में, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई सिस्टम ही ऑपरेट नहीं होगा, जैमर लगा दिया जाएगा। कुछ बुझा रहा है, जैसे एग्जाम समय जैमर लगाया जाता है, तो वैसा ही जैमर लगा दिया जाएगा। तो जिसको करना है वो 10 किलोमीटर के बाहर जाकर अपना सिस्टम लेके जाए, वहां ट्रेडिंग करे, उस तरीके का कांड हो, ताकि भाई सबको क्या है, भेदभाव ना हो, सबको बराबर लेके चला जा सके। तो ये सब जो है शेयर मार्केट में अपनाए गए। अच्छा, क्यों अपनाया जा रहा है, क्यों, इसलिए क्योंकि कुछ लोग ही खरीद पाए या सभी लोग खरीद पाए, सभी लोग खरीद पाए। तो सभी लोग खरीद पाएगा, तभी मैंने बोला जड़ पेड़ का कब मजबूत होगा, जब जितना गहरा जाएगा उतना मजबूत होगा। वैसे ही जितना नजदीक, जितना गहरा लोगों तक जाएगा शेयर मार्केट, उतना ही ज्यादा शेयर मार्केट स्ट्रांग होगा। मान लो ना, अगर 100 आदमी ने 1000 शेयर खरीद भी लिया ना, तो उसका उतना एडवांटेज नहीं होगा, लेकिन अगर 1000 लोगों ने एक एक शेयर भी खरीदा, उसका एडवांटेज ज्यादा होगा, क्योंकि मनी मल्टीप्लाई उतना ही ज्यादा होगा, और मनी मल्टीप्लाई जितना ज्यादा होगा उतना ही इकोनॉमी बूम करेगा। कुछ बुझा रहा है, तो इसलिए थोड़ा नीचे आइए। ये मैंने बता दिया था अडानी और हिंडनबर्ग वाला कंट्रोवर्सी। ये जानबूझ के जो है, हिंडनबर्ग बड़ी तेज आदमी है, इसने अडानी के बारे में अफवाह फैला दिया। अडानी ने जैसे अपना प्राइस उसका रिड्यूस हुआ, सब बेच बाच के हिंडनबर्ग अपना प्रॉफिट कमा लिया। मतलब इसने उल्टा क्या किया, यहां देखना हर्षद मेहता में इसमें क्या डिफरेंस है। हर्षद मेहता ने शॉर्ट प्राइस पे पहले खरीदा, पैसा कहीं और से लेके, और जब दाम बढ़ गया तो बेच दिया। और हिंडनबर्ग ने क्या किया, पहले बेच दिया था, शॉर्ट सेलिंग उसको बोलते हैं। मतलब जब अडानी का खूब अच्छा चल रहा था, तो प्राइस मान लो 2000 रुपए गया हुआ था, तो इसने सारा कुछ उस समय सेल कर दिया, और A to Z चीजें जब सेल कर दिया, 2000, इधर समझना, मतलब बाई किया ही नहीं, क्या किया, सेल किया, तो 2000 रुपए में बेच दिया था। और जानबूझ के अफवाह फैलाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये तो बेचा हुआ है पहले, इसको तो अपना मैनेज करना पड़ेगा। अब जानबूझ के पूरा अफवाह क्या फैला दिया कि अडानी जो है ये घुसखोर है, अडानी जो है इस तरह से करता है, अडानी ये फला निकाला। अब उसका धीरे धीरे प्राइस क्या होने लगा, घटने लगा। अब जैसे ही घटा, बस सारा खरीद लिया है, और उसके बाद खरीद के मामला जो है क्या हुआ, तो 2000 रुपए में बेचा था, 100 रुपए में खरीदा, प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया। तो हिंडनबर्ग ने जानबूझ के ऐसा कांड किया। फिर बाद में इस वजह से अडानी का केस उस चला, फिर बाद में बोला गया कि ये सब जो है कैलर वाला खाई हिंडनबर्ग हुआ, और हिंडनबर्ग ने प्यार से एक्सेप्ट भी कर लिया
कि मेरा तो यही काम ही है। समझ में आ रहा है? वो बोला मेरा यही काम है, मैं शेयर बढ़ाता घटाता हूँ और प्रॉफिट कमाता हूँ। तो अडानी बोला कि रोक बताते। तो अडानी जो है उसके बाद फिर दोबारा से अपना रीलॉन्चिंग किया, और कल मैंने इसके बारे में भी आपको बात किया था कि एक जो पहली बार लॉन्च हो आईपीओ बोलते हैं, और दोबारा जो है उसको एफपीओ बोलते हैं। कल मैंने पढ़ाया था आपको कि दोबारा से उसी शेयर को लॉन्च किया जाए तो एफपीओ बोलते हैं। तो ये आपका जो है शॉर्ट सेलिंग का और अडानी का जिक्र है। शॉर्ट सेलिंग दिख रहा है, समझ में आ गया? तो शॉर्ट सेलिंग क्या है? पहले खरीदते हैं कि बेचते हैं? पहले बेच देते हैं, और उसके बाद जब दाम घट जाता है तब खरीद लेते हैं। कुछ बुझा रहे हैं? ये शेयर मार्केट में चलता है। अब उसके नीचे जितना भी सारा कुछ है ये आप हम जो बता दिए उसी का सब यहां दिया हुआ है, बाकी काम का चीज नहीं है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, बॉलीवुड स्टार अरशद वारसी बैंड फ्रॉम शेयर मार्केट, दिख रहा है? उनका जिक्र भी है। तो इन्होंने ऐसा जानबूझ के एक कंपनी थी उसी का इन्होंने बताने का कोशिश किया, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, और बढ़ाने की कोशिश किया। तो इनको बोलेगा भाई आपने जो है थोड़ा सही किया, तो उनका थोड़ा कांड करके फिर चुपचाप रहेगा। तो ये आपको, अब उसके बाद नेक्स्ट, बॉन्ड मार्केट रिफॉर्म, ये थोड़ा देख लो, 30 सेकंड दे रहा हूं, जरा पढ़ो इसको। ये पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है? पढ़ाया हुआ है ये बहुत बढ़िया से। एक इसमें आपको दिखेगा आरडीजी, दिख रहा है? यही अकाउंट है जो कोई भी आदमी खोल सकता है, जो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था मैं। आरडीजी पे अपना अकाउंट खोलकर गवर्नमेंट का सिक्योरिटी आप आराम से खरीद सकते हो, जी सेक। कुछ बुझा रहा है? तो आप पोर्टल पे जाएंगे, अकाउंट खोलेंगे, बड़ा डिटेल मांगेगा, उसमें नॉमिनी भी मांगेगा, सब कुछ। अकाउंट खोल गया, आरबीआई वेरीफाई करेगा, और आरबीआई जैसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा, आप जाओ लॉगिन करो, खरीद के रख लो। आपको किसी तीसरे पार्टी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छा चीज है, कोशिश कर रहे हैं इस पे अकाउंट बना ले। तो वो तो भैया वो लोग डिसाइड करेगा ना, मतलब वो प्राइस अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो लोग डिसाइड करेगा। तो इसमें पहला चीज आरडीडी पूछता है, सभी के लिए इसमें है, इंडियन के लिए भी, नॉन रेसिडेंट एनआरआई के लिए भी, ये लोग भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है जी। दूसरा, रिटेल इन्वेस्टर कैन डायरेक्टली बाई ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, स्टेट डेवलपमेंट लोन एंड सोवरिन गोल्ड बॉन्ड फ्रॉम आरबीआई डायरेक्टली। तो बढ़िया चीज है ये, समझ में आ रहा है? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, उसके बाद एप्लीकेशन फी ओपन करने का 0 रुपया है। तो पहले ही जो आपके मन में चल रहा था तो पहले ही बता दे, खोलने का है कोई नहीं है, क्योंकि दिमाग में चल रहा होगा कोई वो लगी इस तरह से। तो 1 भी रुपया नहीं लगेगा, 0 रुपया लग के अकाउंट खोल लीजिए। समझ में आ रहा है? उसके बाद बाकी का बेनिफिट बहुत सारा है इसमें। तो ये गवर्नमेंट अपना सिक्योरिटी बेच रही है और आप डायरेक्टली खरीद रहे हैं, तो उसका फीलिंग कुछ अलग ही आता है। अरे फीलिंग नहीं आता है, अलग आता है। आप कितना भी कह लो जैसे कि जैसे गवर्नमेंट के करीब, जैसे आप नरेंद्र मोदी को टीवी पे देख रहे हो, लेकिन अगर किसी दिन नरेंद्र मोदी को अगर आसपास पास में देख लिए, एकदम बिल्कुल क्लोज, उस दिन का फीलिंग अलग ही होगा। वो स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। अगर आपने डीएम को इतना देखा है, डीएम को करीब से देख लेंगे, कुछ अलग फीलिंग आ जाएगा। तो कुछ वैसा ही चीज है यहाँ पे सेम। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब आप डायरेक्टली खरीदेगा तो लगेगा ऐसे मजाक है, अभी नरेंद्र मोदी बेच लो ना तो हम किल लेंगे। आप समझ पा रहे हैं? गांव का लोग इस तरह से नहीं बोलता है, बोलता ही है कि प्रधानमंत्री बेच लो ना हम किल लेंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मामला जो है इस तरीके से, तो बस देख लीजिएगा। बाकी उसके बाद जो छोटा छोटा टर्म्स है ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, लिख लो एक बार। पेज नंबर 229, 229, ये आपको बहुत गौर से पढ़ लेना है, ठीक है। अब ई कुबेर तो मैं नहीं बताने वाला भाई, ई कुबेर मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं आपको, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पहले ही, कि आरबीआई अपने यहां से पूरा का पूरा जो है काम करता है, ठीक है। 229 पढ़ लेना, जो क्वेश्चन है अपने आप सब इजी है। अरे बहुत आसान है, मैं बता देता हूँ, यूपीएससी बहुत आसान है। बस दिमाग में रखना कि जितना बोलूं उतना कर लो। 100 में से मुझे पता है ना कि 100 में से सब करेंगे नहीं, जो करेंगे उनका रिजल्ट आ जाएगा। बोलना अपना फर्ज है। कितना भी सीक्रेट भी मैं बता दूं ना तब भी सब कोई नहीं बन सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ मानेगा वो बन जाएगा, जो नहीं मानेगा नहीं। कितना सब सीक्रेट रिवील्ड है। हर एक इंसान को सब कुछ पता है कि मेहनत करूंगा हो जाएगा, ये भी करूंगा हो जाएगा, ऐसे करूंगा, ऐसे प्लानिंग बनेगा हो जाएगा, सबको पता है, लेकिन करता कौन है? कम लोग। जो करते हैं वो निकल जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सीक्रेट आप नहीं जानते, आप जानते हैं, आप एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो मरे रहते हैं। जो एग्जीक्यूट कर जाता है वो निकल जाता है। बाकी सब कुछ पता रहता है हर इंसान को कि कैसे करना है, कैसे होगा। अब आते हैं, ये जो है कम्युनिटी एक्सचेंज, गोल्ड रिसिप्ट, वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला था बुलियन एक्सचेंज। गिफ्ट सिटी के बारे में मैंने बोला था आपको, याद करो। गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर, हमने यहां से देखो मंगाएंगे और गोल्ड यहाँ पे हम लोग स्टोर करेंगे गुजरात के अंदर, और यहां से फिर हम लोग अलग अलग तरीके से जो है मैनेज करेंगे। तो गुजरात के अंदर बुलियंस
रेफर टू फिजिकल गोल्ड, सिल्वर, हाई प्योरिटी स्टोर्ड एज कॉइन, बिस्किट और ब्रिक्स, और इनको बनाकर हम लोग कहां स्टोर करेंगे, गुजरात में कि कहीं और, गुजरात के अंदर। तो गुजरात के अंदर गोल्ड का स्टोरेज होगा और फिर वहां से कंट्रोल होगा। दूसरा है रिलेटेड बॉडीज विथ सिमिलर साउंडिंग नेम्स। ये मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं, ये आपका है, पेज नंबर लिख लीजिए 231। जो बोल दिया हूं वो पढ़ लेना, नहीं तो मरोगे। पहले बता देता हूं मैं, इसमें एक चीज काम का है, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये पॉलिटी में भी घुमा फिरा के पूछता है। ये जब ब्रेन चाइल्ड ऑफ G7, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज को उसके अंदर आया है। ये इंडिया मेंबर रहा है 2010 से। फंक्शन क्या है, कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंस। तो जो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सर भारत जो है आतंकवाद के खिलाफ बहुत बड़ा मुहिम चलाया और उसके कारण ये बहुत चर्चे में हमेशा रहता है। तो FATF दिमाग में रहना चाहिए। मैं एक आपको बात, बड़ी सही बात बता देता हूं, सच्ची ईमानदारी से, एकदम जबरदस्त तरीके से। मतलब ये इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद आपका 50% करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाएगा। ये जो मैंने जो आपको PDF भेजा है, करंट अफेयर का क्वेश्चन 50% बन जाएगा, एकदम गारंटी। क्योंकि इसमें ना सिर्फ इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स नहीं है, इसमें पूरा पॉलिसी मेकर वाला करंट अफेयर्स है। तो आपका पूरा करंट अफेयर इसमें कंप्लीट हो जाएगा और जो अलग से पढ़ाया हूं दोनों PDF मिला के काम आसान हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान में रख लेना है, ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेबी मार्केट, बस एक लाइन में बता देता हूं, बाकी इसको खींचेंगे नहीं। अरे जिस तरीके से MBA करने के लिए इंस्टीट्यूट बना IIM, इंजीनियरिंग करने के लिए IIT बना, अब वैसा ही शेयर मार्केट को सिर्फ पढ़ने के लिए एक शेयर मार्केट का अलग इंस्टीट्यूट चला है, NISM। और ये बहुत अच्छा चीज है। डिजाइनिंग के लिए अलग है, निफ्ट है। उसी तरीके से सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड के लिए NISM बना दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। अब उसका यूनिवर्सिटी चलेगा, मजेदार चीज है। इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप बाय सेबी, हेडक्वार्टर मुंबई में, फाउंडेशन ईयर 2006। तो इसके बाद से जिस तरीके से एग्जाम अलग अलग होता है वैसे ही एग्जाम होगा। आप शेयर मार्केट के यूनिवर्सिटीज में जाकर सीख सकते हैं, क्यों किसी और से सीखना। क्या समझ में आ रहा है? साइकोलॉजी सीखना है तो यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी आप चले जाओ। आपको MBA करना है, IIM कैट का एग्जाम देके चले जाओ। इंजीनियरिंग करना है, आप IIT के एग्जाम दे लो। सिमिलरली शेयर मार्केट में सिर्फ जानना है, आप सेबी में आओ, उसको भी ग्रेजुएशन के अंदर काम करके किया जाएगा, बस मत। तो मजेदार चीज है। उसी तरीके से इसका भी एग्जाम होता है और ये बहुत अच्छा चीज है। बजट 2023 में भी इसको प्रपोज किया गया और बोला गया NISM टू कंडक्ट मोर ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर फाइनेंशियल मार्केट। आजकल देखेंगे ना, नया नया लोग आकर शेयर मार्केट के बारे में सिखाना शुरू कर दिया है। समझ में आ रहा है? हाँ, ऑनलाइन भी, जिसको खुद पता नहीं है ना, या तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाने होकर सिखाना शुरू कर दिया। देखो भाई कैसे ऊपर नीचे जाता हूँ, नहीं होता है। अरे जो उसको कुछ नहीं पता है, शेयर मार्केट क्योंकि फ्लक्चुएट करते रहता है प्राइस ऊपर नीचे, तो दुखा के और दूसरा वाला खुश भी रहता, बात हो रहा था बड़ा पता। आप समझ में, इस तरीके से काम हो रहा था। गाँव के लोग ऐसा ही करते हैं, शहर में आता है ना कुछ थोड़ा बहुत जान जाएगा, गाँव के लोग जाकर खूब बेवकूफ बनाएगा। लेकिन याद रखिएगा, गाँव का लोग गधा नहीं होता है, उस सुन भी लेगा आपका बड़ाई भी कर देगा, पीछे कहेगा हो गए इनकर। आप समझ रहे हैं? वो जो है इनकर हो गए, ये इनकर पूछो ना। ये गांव के लोग जो है ना, उनको आप समझ गए तो समझ लीजिए जीवन समझ गया। इसीलिए गांव के लोगों को समझने की कोशिश कम करिए। गांव के लोगों के सामने मैंने क्या बोला, इज्जत चाहिए तो बस दो ही तरीका, दो ही आपके पास ब्रह्मास्त्र है। एक, खूब चुप रहिए उनके सामने और जाइए तो एक बार पैर जरूर छू लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, बस। बाकी कुछ नहीं करना, बाकी आपको जो करना है आप करिए। ये दो काम कर दिया, बहुत मस्त आदमी है आप समझ पा रहे? उस गांव का सबसे बढ़िया बच्चा आप हैं। क्यों? आप उसको प्रणाम किए हैं, मजाक बात थोड़ी ना है। और आप भले आप IIT टॉपर हो चाहे कुछ भी, और प्रणाम नहीं किया आप समझ पा रहे? आपका जो है ऐसी की तैसी पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाएगा। तो इसीलिए गांव के लोगों को झेलने का यही तरीका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलेगा लोग। समझ में आ रहा है? और बाकी बहुत लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं है। जो जीवन में खुश करता रहता है उसमें सीरियस प्रॉब्लम होता है। इसीलिए जब आपको कोई गाली उली दे रहा हो और आपके बारे में खूब बुराई चल रहा हो तो समझना ठीक कर रहे हो कुछ काम, और कुछ नहीं बोला, सब बोला बहुत बढ़िया बहुत, समझिए हो गया आपका चौपट, आप हो गए। आप समझ पा रहे हैं? इसीलिए आलोचना जो है होते रहना चाहिए, तो आप आगे बढ़ जाइएगा। समझ पा रहे हैं? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री काहे बने? क्योंकि तेज थे? नहीं, आलोचना ज्यादा हो गया। इतना आलोचना ज्यादा हो गया 2014 के अंदर, इतना ज्यादा आलोचना हो तो हो गया, लहर दौड़ गया, दूसरा कुछ नहीं हुआ। और ऐसा लहर आलोचना का दौड़ा कि बस प्रधानमंत्री बन गए। देखिए आप कुर्सियों नहीं छोड़ रहे हैं, एक बार और बन में जाएंगे। तो लॉजिक वही है कि आलोचना ज्यादा होगा तो कांड जो है हो जाता है। तो इसीलिए काम करते रहिए, हवाबाजी मत करिए। तो सर आपको पता हो गया इसके पहले वाला कांड। अब नेक्स्ट है जो आपके लिए काम का है,
इन्वेस्टमेंट फंड, म्यूचुअल फंड एंड आम आदमी के लिए। तो इसमें कुछ टर्म्स है, जैसे एसआईपी आप सुने होंगे, एसआईपी करवा लो। एसआईपी होता है कि भैया हर महीने कटेगा पैसा। मान लो अपने 500 का भी एसआईपी करा सकते हैं, 1,000 का भी हर महीने कटेगा, वो सेव रहेगा, उतना पैसा आपको मिलेगा। उसी पैसे को म्यूचुअल फंड अपना मार्केट में घुमाएगी, प्रॉफिट आपको देगी। उसमें नियम कुछ होता है, समझ में आ रहा है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये पूछ दिया था इसलिए बताना है। तो बस भैया आम आदमी के लिए मैं बताने वाला नहीं हूं म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो मैं बताने वाला नहीं हूं, इसलिए नहीं बताने वाला हूं क्योंकि सर ये आपको एग्जाम में बहुत काम का नहीं है। आप काम का ये है कि अल्फा रिलेटेड है कि बीटा से रिलेटेड है, वो काम का हो जाएगा। बाकी म्यूचुअल फंड धोनी प्रचार करता है कि सचिन करता है, ये कुछ नहीं आता है, ठीक है। फिर भी इसमें एक दो टर्म जान लीजिएगा। अब इसमें जैसे ESG म्यूचुअल फंड है, सरिया म्यूचुअल फंड है। मैंने आपको पहले इस्लामिक बैंकिंग के बारे में बताया था, तो इस्लाम में मैंने बोला कि हराम कुछ चीजें लिखी गई है कि दारू में, गैम्बलिंग में, इस सब में ब्याज में समय पैसा नहीं लगाना चाहिए। इस तरीके का इस्लामिक जो है, बस इसलिए उसमें बोला गया कि ये सब पैसे से आप अल्कोहल नहीं खरीद सकते, गैम्बलिंग पॉर के सब नहीं कर सकते, बात खत्म। नेक्स्ट उसके बाद है म्यूचुअल फंड का एसआईपी, दिख रहा है क्या? जैसे बोला ना, तो एसआईपी आपको दिख रहा होगा, एसआईपी, ईएलएसएस, यूएलआईपी, ये सारा कुछ। अब मैं पढ़ाने बैठा तो काम बेकारी हो जाएगा, बस याद रखिएगा, छोटा छोटा टर्म्स है, याद रह जाए तो ठीक है, एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो जब आपको लगता नहीं कि पैसा सेव नहीं हो रहा है, बड़ा अच्छा बात है कि गरीबी का एहसास कब होता है? गरीबी का एहसास तब होता है जब आपके मान लीजिए कोई XYZ पापा मम्मी कोई भी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, ठीक है, पैसा का जरूरत है और आप कहां जाएं कुछ समझ नहीं आ रहा है, उस समय गरीबी का एहसास होता है। और मैं बार बार बोलता हूं इस बात को कि लाइफ में जो है ना तनी ऊपर नीचे होना चाहिए। लाइफ अगर बहुत स्मूथ चल रहा है तो इतिहास तो नहीं रच पाइएगा, कुछ कमाल हो ही नहीं पाएगा। कमाल तभी होगा ना जब लाइफ में कुछ झटका मिलेगा। जिसको जिसको लाइफ में झटका मिला है ना, समझ लेना भैया खुश नसीब हो तुम। अगर झटका नहीं मिल रहा है ना तो भैया फिर तुम नॉर्मल लाइफ जी के मर जाओगे, कीड़ा मकोड़ा वाला। समझ में? कीड़ा मकोड़ा में बुरा मत मानना, लेकिन सच बात तो ये है, लॉजिक है कि झटका मिले बहुत बड़ा तभी इतिहास रचाता है। इसीलिए बिहार यूपी का लड़का जब ब्रेकअप होता है तो सीधा आईएएस बनता है। समझ में आ रहा है? आईएएस से कम कुछ मंजूर नहीं है, एकदम वही बन जाएगा। अभिषेक सिंह आईएएस का बने, ब्रेकअप हुआ, उसके पहले भी अटेम्प्ट दिया था, नहीं निकला, ब्रेकअप हुआ, उसके बाद आईएएस, और ऐसा उसके बाद आईएएस बना कि अब तो फिल्म स्टार बन गया है। तो अब तो लॉजिक ही अलग है। वैसा एक नहीं बहुत लोग है जी, एक नहीं है बहुत लोग है। तो लॉजिक क्या कहना है, झटका मिले, मान लीजिए घर में आपका सब सही चल रहा है, अचानक से डेथ हो गया पापा का और आपके सर पे खत्म ही हो गया सब कुछ, कुछ है ही नहीं, तो वो मौका आपके पास है इतिहास रचने का जबरदस्त तरीके से, वो बढ़िया मौका है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब पापा को मार के मत मौका ले लीजिएगा, ये तो बोलने में साउंड खुद ही बहुत बेकार लगेगा, लेकिन अगर उस तरीके का हो गया तो कांड हो जाएगा। तो इस वजह से झटका, गांधी जी क्यों बने? क्योंकि उस समय ऐसा माहौल था, वो सिचुएशन ऐसा मिला। अभी के समय में गांधी जी बनना इतना आसान नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो सिचुएशंस वैसा मिलता है, अब आप उस पर रिएक्ट कर। जैसा अभी आपको मौका मिला है कि मोतिहारी से रिजल्ट दे, तो आप रिजल्ट अगर देने के लिए अभी मौका मिला है कि भाई मेरे को मौका मिला है कि गांव का मैं पहला आदमी बनूंगा जो आईएएस बनूंगा, और ये आपके लिए इतिहास रचने वाला सुनहरा मौका है। अगर ये चीज आपको इंस्पायर नहीं करता है तो फिर कुछ इंस्पायर नहीं करेगा कि मैं फर्स्ट बनना चाहता हूं जो अपने गांव और जिला से निकलना चाहता हूं, और सिर्फ यहां से। तो इस तरीके का कांड जो है ना, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है कि आप आईएएस में आ रहे हैं। बहुत कुछ तो एसएससी रेलवे तक सोच लेता है, काफी है। तो आपसे निवेदन है कि सर थोड़ा सा झटका जो है दिमाग में रखना, यही कि यहीं से काम करना है, यहीं से निकलना है, तो काम आसान हो जाएगा, अन्यथा जो है बेकार हो जाएगा। तो प्लीज आपसे निवेदन है। नेक्स्ट इसमें REIT इनविट है, ये हम आगे देखेंगे, ये इसका अलग पिलर चलेगा। बाकी ये REIT अगर कहीं मिल जाए तो भैया यहाँ पे आपको फुल फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अभी के लिए फुल फॉर्म याद रखना, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये लिख लो, इसको लिख लो, ये क्योंकि बहुत बार पूछता है, तो इसको लिख लो, फिर वहां पे डिटेल देख लेंगे। तो घर से कोई निकाल दे, कोई बेघर कर दे, कोई इज्जत ना दे आपको, तो आपके पास मौका है इतिहास रचने का। और मैं नियम बता रहा हूं कि भैया कुछ चीजें जो है ना राजनीति में या किसी भी लाइफ में मौका ढूंढा जाता है, समय मिलता थोड़ी है, समय निकालना पड़ता है। ये किसी मूवी का डायलॉग है, उसमें बोलता है समय मिलता नहीं है बीरू, समय निकालना पड़ता है। समय निकाल लोगे तो ठीक है। हम जैसे बोलेंगे आपको कि बहुत कम टाइम बचा है पढ़ना है, बोलेगा सर समय मिल नहीं रहा है, तो अब समझ लीजिए क्या होना है आपका। अगर समय नहीं मिल रहा है तो उसके बाद आईएएस भी नहीं मिलेगा है। कहा गया था कि नहीं कहा गया था? समझ में आया? कहा गया था कि रेल मंत्रालय मिलेगा। समझ में आया आपको? हाँ, इसी तरीके से आपको दिमाग में रखना है कि समय मिलता नहीं है, समय
निकालना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो अगर नहीं कहा गया था तो नहीं मिलेगा। आप समझ पा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट फंड, सीपीएससी एक्सचेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ईटीएफ वाला, ये जहां पे जरूरी है मैं वहां पे बता दूंगा आपको, ठीक है। हाँ, मैंने आपको कल बताया था, अगर आपको याद हो तो, भारत बॉन्ड का चर्चा मैंने किया था। जैसे कि अमेरिकन कंपनी अगर अपना शेयर इंडिया में लॉन्च करना चाहे तो भैया वो कर सकता है इंडिया में लॉन्च, समझ में आ रहा है। तो सर वैसे ही भारत भी अपना चाहे तो, अब महाराजा बॉन्ड याद है आपको, महाराजा बॉन्ड, अच्छा बताना जरा, पांडा बॉन्ड किसका था, चाइना का, और मसाला बॉन्ड इंडिया गेट, नहीं, मसाला बॉन्ड क्या था, तो फिर महाराजा बॉन्ड क्या है, मसाला बॉन्ड प्रभु बताया था, समझा करो थोड़ा सा, क्या बताया था, खरीद सकता है जो, क्या क्या क्या, और अमेरिकन खरीदे तो, चलो भैया देख लेते हैं। देखो दिमाग में रखना, मसाला बॉन्ड का सिंपल मीनिंग है कोई भी अदर कंट्रीज जो ले रहा है, तो भैया वो चीज है। अमेरिका का स्पेशली उसमें अलग से थोड़ा नाम दे दिया गया है। चाइना पांडा में सिर्फ ये बोलता है कि हम युवान में दे रहे हैं, तो हमको क्या में चाहिए, युवान में चाहिए, हमको तुम्हारे डॉलर में नहीं चाहिए। बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत मैं जिक्र करते रहूंगा, आप देखते रहोगे तो काम आसान रहेगा। अब यहाँ भारत बॉन्ड उसी का किया हुआ है, याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एक होता है म्यूचुअल फंड, ठीक है जी, और म्यूचुअल फंड के बगल में है सीपीएस ईटीएफ, इसका डिफरेंस आपको देखना है, ये आपको पूरा देखना है, पेज नंबर लिख लो 236 तक। ये मैं इसलिए, देखो मैं भैया अपने काम से मैं नहीं भाग रहा, मैं काम से ना भागता हूं ना मैं अपनी जिम्मेदारी से भागता हूं, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो अगर आप नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रीड कर लोगे तो मैं आश्वस्त रहूंगा, क्योंकि वन लाइनर ही इससे आएगा, बाकी और उससे ज्यादा नहीं आना। इस टॉपिक से शेयर मार्केट वाले में वन लाइनर से ज्यादा कुछ आता ही नहीं है कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट इसमें है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉल ऑप्शन, पुट फॉरवर्ड और ये सब कुछ। तो भैया इसमें सिंपल है कि आप जो भी चीज है खरीद कर फ्यूचर के लिए रखते हो, इसमें एक टर्म है, पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, जल्दी पढ़ो। ये मैं बता चुका हूं आपको, मैंने क्या बताया था कि जिस तरीके से हम लोग इंश्योरेंस अलग अलग चीजों का लेते हैं, वैसे ही शेयर मार्केट में प्राइस बढ़ जाए या घट जाए तो आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, तो आप उसके लिए एक, मैंने बोला था बॉन्ड खरीद लेते हैं कि भैया प्राइस बढ़े या घटे उससे मतलब नहीं है, हमारा पैसा सेफ रहेगा, हमको नुकसान नहीं होगा। अरे समझ पा रहे हैं, ये मैंने बताया था, तो उसी को बोलते हैं हेजिंग। और ये क्वेश्चन सीरीज 2022 या पता नहीं कब का पूछा हुआ है कि which one of the following term is used in economics to denote a technique for avoiding a risk by making a counteracting transactions। तो मतलब आप उसमें क्या ऐसा करते हैं जो आप अपने लॉस और गेन से, मान लो आप डर रहे हो कि पता नहीं क्या होगा, आपने इन्फोसिस का ले तो लिया, लेकिन लेने के बाद आपको लग रहा है पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, और आप डरे हुए हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, आप एलआईसी लेते हैं इसलिए कि पता नहीं मैं मर गया तो मेरे फैमिली का क्या होगा, यही तो क्वेश्चन मार्क आता है कि आज आप मर गए तो आपके बच्चों का क्या होगा। अब ये क्वेश्चन मार्क में एलआईसी बिकता है, एक क्वेश्चन मार्क में जीवन बीमा बिकता है, तो वैसे ही अगर आपका शेयर अगर डूब गया तो क्या होगा। तो इसलिए एक आदमी बोल दिया कि ठीक है इतना, और इस प्रोबेबिलिटी इस तरह से होता है कि उसको प्रॉफिट होता है। जैसे जैसे कोरोना के अंदर बहुत लोग मर गए, तो जिन जिन लोगों ने एलआईसी करवाया था तो सर एलआईसी कंपनी को नुकसान हो गया कोरोना में, कहे कि ज्यादा लोग मर गए। अरे समझ में आ रहा है। तो भैया पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं वो अपना भरपाई कर लेते हैं, उनको नुकसान कभी होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसका एक बीमा अगर 6,000 का बिक रहा था और इस साल ज्यादा लोग मर गए XYZ कारण के कारण, तो अगले साल वो क्या बोलेगा, इसमें कोरोना का भी अब इंक्लूडेड है और अब इसका प्राइस 8,000 रुपए हो गया। अरे कुछ बुझा रहे हैं? तो सर एलआईसी कभी नुकसान में जा ही नहीं सकता है अनलेस एंड अनटिल कोई गवर्न ना करे, हर्षल मेहता टाइप आदमी, समझ रहे? या फिर कौन, एक और कौन, माल्या, नाम देख रहे हो उसका नाम क्या है, विजय माल्या।
मतलब इस तरीके का। तो हेजिंग जो है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक लेते हैं। आप लोग जानते हैं गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, जानते होंगे। तो गाड़ी के इंश्योरेंस भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस समझते हैं? आप गए, आप किसी को ठोक दिए, आपका गाड़ी डैमेज हो गया, कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन पहले आपको उस आदमी को पैसा देना पड़ेगा जिसको आपने मारा है। तो उसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है, होना ही चाहिए। अगर आपके गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो चलेगा, लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो आप मारे जाइएगा। समझ में आ रहा है? तो आपका गाड़ी जो है, आप इंश्योरेंस क्यों लेते हो कार का? कि भाई मेरा ठोकर लग गया, कुछ हो गया, आपको डर है, स्क्रैच हो गया, कुछ टूट गया, तो फिर हम कहां से इतना पैसा लाएंगे? तो उससे बढ़िया है कि हम ले लेते हैं। क्या मेरी बात समझ? इसलिए इंश्योरेंस लेते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है गवर्नमेंट के अंदर कि आपको लेना पड़ेगा। अगर नहीं लिए हैं तो उसका जुर्माना दीजिएगा अलग। इसीलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस चेक करता है पुलिस वाला। वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो छोड़ देगा, आपने अपना नहीं कराया है तो वो उसका हक नहीं है कि उसके चलते आपको घेर लेगा। लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि जिसको आपने मारा है उसको मुआवजा मिलना चाहिए, और उसके लिए आपको इंश्योर होना पड़ेगा। कुछ बुझा रहा है? तो इस तरह से इंश्योरेंस का अलग टाइप होता है जो इसके नेक्स्ट हैंडआउट में पढ़ेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक शब्द है स्वैप, और स्वैपिंग मैंने बहुत बार बता दिया है तो मैं बताने वाला हूं नहीं। सीधा सा बात है, आपके पास था, आपने दूसरे को बेच दिया, या एक कंट्री के पास था दूसरे कंट्री को बेच दिया, बात खत्म। नेक्स्ट, अब आपको ये दिख रहा है टॉम क्रूज। टॉम क्रूज दिख रहा है, ठीक है। पार्टिसिपेटरी नोट्स काम का चीज है। जिस तरह से पार्टिसिपेटरी नोट्स काम का चीज है वो समझ लेना कि कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है। तो हेडिंग डालो पार्टिसिपेटरी नोट्स। ये चूंकि यहां से क्वेश्चन पूछेगा, एक पार्टिसिपेटरी नोट्स पूछता है, एक प्रोमिसरी नोट्स पूछता है। मैं धारक को 2000 रुपए देने का आधा वचन करता हूं, फलना डिगाना। मैं 30 सेकंड देता हूं, अगर इसको पढ़ के समझ डाला तो ठीक है, नहीं पढ़ के समझ डाला तो बताना ही। चलो बिहार के लालों, जल्दी खत्म करो इसको। आसान भाषा में लिखा हुआ है ये, इससे आसान क्या ही होगा। किसको इसको बुझा गया? बुझा गया ना? बस तो हो गया, काम खत्म। आगे बढ़े, थोड़ा सा बचा लेते हैं अपना। तो पहले देख लेते हैं भाई। देखो, बचाने उचाने वाला काम नहीं होता है, पूरा एकदम जिम्मेदारी ताल ठोक के होता है। देखो सिंपल सा बात है कि मान लो टॉम क्रूज को खरीदना है, इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो टॉम क्रूज को एक नियम है कि भैया इसका अपना डीमैट अकाउंट, आधार कार्ड, पान कार्ड, समझ में आ रहा है, ये दोनों उसको खोलना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए ये सोचता है उतना मेरे पास टाइम क्यों, इतना क्यों हम लॉस करें, तो डायरेक्टली हम किसी को बोल देते हैं वहां का रजिस्टर्ड कंपनी। जैसे फॉर एग्जांपल एचएसबीसी है, तो एचएसबीसी जो एक बैंक भी है, ये रजिस्टर्ड है सेबी के अंदर पहले से। कुछ बुझा रहा है? तो जब रजिस्टर्ड पहले से है तो टॉम क्रूज ने पैसा इसको भिजवा दिया, हाँ या ना? और इस भाई ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया शेयर बॉन्ड में, और उससे इन्वेस्ट करके जो प्रॉफिट जो भी कुछ आया इसको दे दिया। तो भैया इसने चूंकि पैसा दिया है तो उसके बदले कुछ ना कुछ तो देगा उसको, तो इसको दे दिया एक प्रोमिसरी नोट्स, मतलब एक तरह से पार्टिसिपेटरी नोट्स कि भैया तूने दिया, ये ले तेरा बॉन्ड। अब ये आदमी चाहे टॉम क्रूज तो बेच सकता है आराम से टर्मिनेटर के हीरो को, समझ में आ रहा है? तो भैया वो चाहे तो अर्नल्ड को बेच देगा। कुछ बुझा रहा है? तो इस तरीके से ये काम करता है। तो मुझे बताओ, एक सत्यम कंप्यूटर था, सत्यम कंप्यूटर में इतना बड़ा घोटाला हुआ, इतना बड़ा स्कैम हुआ, इसी के कारण हुआ, भयानक घोटाला हुआ। उसमें ज्यादा मतलब मसाला मिला कि यूट्यूबर की तरह खूब बताया जा सकता है, खूब लेकिन काम का है नहीं, समझ में आ रहा है? तो इसलिए थोड़ा सा समझना ये है। इधर देखो, इसमें डर ये रहता है कि टेरर फाइनेंसिंग इसमें इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि देखो ना, इस आदमी का कोई अकाउंट अकाउंट है क्या? नहीं। इस आदमी के जगह पे मान लो हाफिज सईद जो इतना बड़ा है, उसने मान लो पैसा दे दिया इसको कि ले पैसा ले, भाई दे ही सकता है, ज्यादा पैसा देगा, डिटेल नहीं बताएगा, क्या दिक्कत है? अब उसको दिया, इसने इधर से खरीद के इसको दे दिया, फिर ये जाकर अपना भजा लिया किसी और में और अपना टेरर फाइनेंस कर दिया, या यहां से पैसा भिजवा दिया, वो पैसा शेयर में गया, वहां से खरीद लिया उन लोगों ने, और खरीद के फिर अपना बेच के अपने पास रख लिया। तो जिस तरीके से अलग अलग स्लीपर सेल चलते हैं ना, तो स्लीपर सेल होता है, अलग अलग गुंडे का अपना नहीं तो होता है। तो इसमें एक डर रहता है पार्टिसिपेटरी नोट्स में कि ये सब कुछ हो सकता है। तो इस तरीके का कुछ जो है बंद करने के लिए भी, हार्मफुल करने के लिए भी सेबी इसको बहुत ज्यादा ध्यान देती है और टाइट कर देती है। इसलिए देखो यहां
P note investors are not directly registered with SEBI. Identity to the actual investor source of fund remain disguised. तो चांस ऑफ टैक्स इवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंस हो सकता है। अरे है ना, क्योंकि कौन लिया क्या दिया नहीं पता, कुछ थोड़ी ना पता है। अब भैया टॉम क्रूज के बारे में अगर डिटेल नहीं दिया उसने, सीधा उस पर लिख के दे दिया कि हाँ ले, जैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड में होता है। अरे होता नहीं होता है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में आपका नाम लिखा होता है नहीं, तो वहां पे तो एक चीज है कि आपने अकाउंट तो खुलवाना पड़ेगा आपको एसबीआई में, लेकिन यहां तो इसने अकाउंट भी नहीं खुलवाया, कुछ आता पता ही नहीं है, तो टेरर फाइनेंसिंग हो सकता है। इसीलिए बहुत काम का चीज है और बार बार न्यूज में रहते रहता है। तो याद रखिएगा पार्टिसिपेटरी नोट्स जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर ताकाझाकी बहुत करते रहती है, करना भी चाहिए क्योंकि सेफ्टी के हिसाब से काम होता है। समझ पा रहे हैं? आइए नेक्स्ट, पी नोट्स दिख रहा है आपको? पी नोट्स अभी तो पता है वही है पी नोट्स। नीचे आओ, भारत डीआर, एडीआर, जीडीआर पढ़ाया हुआ है, मसाला बॉन्ड, पांडा बॉन्ड, कंगारू बॉन्ड, ये सब आपको पता है। समझ में आ रहा है? कंगारुओं आया समझे? चलिए नेक्स्ट, भालू बताया था, याद है ना? बियर भालू, उसी के बारे में बताया था। सांड भी बताया था, जो आप लोग नहीं है, मतलब समझ में आ रहा है, जो रोड पे जाके इधर उधर घूमते रहते। चलिए नेक्स्ट, तो भैया इसमें क्वेश्चन पूछा है, देख लेना क्या है। Dash is issued by the registered foreign portfolio investor to oversee investor who wants to be the part of Indian stock market without registering themselves directly. कौन होगा? पार्टिसिपेटरी नोट्स, अभी थोड़ा देर पहले तो बताया, बात खत्म। तो ये क्वेश्चन कब का है जी? 2019 का है। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बोल रहा हूं पढ़ लो, आसान हो जाएगा। नहीं तो जीवन भर खाली तरकीब के चक्कर में पढ़ते रहोगे, क्या टेक्निक अपनाए कि प्रीलिम्स निकल जाए। हाँ समझ पा रहे प्रभु, कोई टेक्निक शॉर्टकट्स ना कोई होता है ना कभी होता है, नहीं तो उसको बताते नहीं है 15 दिन के अंदर प्रीलिम्स क्वालिफाई, 15 दिन के अंदर 200 में 200 मैराथन, ये वाला वो वाला, भैया कुछ नहीं होने वाला है जीवन में। इसीलिए जितना है उतना रिवीजन करो। देखो टाइम आराम से जो है उसको यूटिलाइज करते रहो। जैसे आप मान लो कभी कभी ऐसा हो जाए कि फर्स्ट अटेम्प्ट आपका है, आप सोचे थे इसी साल देना, और मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट है, थोड़ा बहुत गड़बड़ा रहा है, तो ऐसे मत कि भैया सब कर लेते, नहीं। तो समय क्या करना, ऐसा सोचना, एक काम करते हैं, आपके पास सिर्फ प्रीलिम्स वाला पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स खाली पढ़ते हैं पूरा, ठीक है? जब पहले बार अटेम्प्ट दे रहे हो और मान लो आपका लेट हो चुका है किसी कारणवश, जो भी है XYZ, तो आप ऐसे सोचना कि पहले इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, पॉलिटी पढ़ लेते हैं। भाई पूरा नहीं पढ़ना है मेरे को, अभी 4 सब्जेक्ट कवर करना है बस, कि मैं 4 ही पढ़ के जाऊंगा और इन्हीं चारों से सब्जेक्ट का पेपर बना के आऊंगा। पहला अटेम्प्ट जिसके लिए हो, तो अब जिसका आखिरी अटेम्प्ट है वो हरामखोर ऐसा करे तो फिर कैसे काम हो? तो वो कुछ पढ़ा ही नहीं है तो उसका तो मामला ही खत्म। तो पहले अटेम्प्ट में मैं कहना ही चाहता हूं कि बेचैन मत हो जाओ कि नहीं हमको तो सब पढ़ लेना 2 ही महीने में, होने वाला नहीं है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। आप एल्बर्ट आइंस्टीन के जीन होंगे तब भी नहीं। तो लॉजिक क्या है, सिंपल सेग्रीगेट कर लो, 4 सब्जेक्ट पढ़ना है और 4 सब्जेक्ट को बढ़िया से पढ़ना है एकदम, और इस 4 सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूरा मार के आना है बस पहला अटेम्प्ट, ताकि एक ले ले गारंटी की 4 सब्जेक्ट पढ़ के गए तो उतना में हम कितना कवर अप कर पाए। और दूसरा अटेम्प्ट में पूरा चीर फाड़ के पढ़ के दो, जब पहला अटेम्प्ट इस तरीके का काम हो तो। लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा, जब पढ़ चुके हो तो फिर दांव खेलो, दम लगाओ, रात भर खींचो, तब उससे ज्यादा जो है फायदा होगा। पढ़ चुके हो तो फिर रिस्क मत लो कि अगला अटेम्प्ट नहीं होगा। फिर पढ़ चुके हो तो इसी बार दम लगाओ, इसी बार सोचो कि जो करना है करना है। नहीं पढ़े रहते तो नहीं दम लगाते, पढ़े हैं तो रिवीजन से खाली हारिएगा, और रिवीजन से हारना मतलब वो आपका हार है क्योंकि एफर्ट नहीं मारे, इसीलिए एफर्ट मारिए। क्या सुन पा रहे हैं? सुन के बुरा लगेगा जरूर, लेकिन दिमाग में रखिएगा सच यही है, अगर पढ़ा हुआ है तो रिवीजन से पीछे मत भागो। 12th का कुछ बच्चा सब आता होता है, 2-3 वैसे नॉर्मली समझा दिया था सब, उसे फिजिकल केमिस्ट्री में मतलब सब वो डर इतना ना पढ़ लिया 3-4-5 दिन में, यकीन मानो जबरदस्त देके आ गया है पेपर, भयानक पेपर, वही बोला कि मस्त पेपर गया। तो लॉजिक क्या है, उसको बस मैंने कुछ नहीं किया, खाली चार्जअप किया कस के। यार कभी इतिहास में ऐसा भी तो महसूस हो कि किसी समय हम इतना ज्यादा एफर्ट मारे थे, कभी खुद को भी तो महसूस हो कि मारे थे एफर्ट जबरदस्त, और वो एहसास आपको कहीं ना कहीं तो सक्सेस दिला ही देगा। नहीं तो नॉर्मल जी रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, मोबाइल से बत्तियां भी ले रहे हैं, हर दिन 3-4 को फिल्मों देख ले रहे हैं, 3-4 फिल्म देख लेता है एक दिन में। आप समझ पाए नहीं, इतना बेरोजगारी कैसे हो सकता है भाई? खैर चलिए कोई बात नहीं। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पढ़ चुके हैं तो इसी साल दम लगाइए, जो होगा होगा, देखेंगे। अगले साल के लिए कुछ बचा के मत रखिए, इस साल नहीं हुआ तो अगले साल भगवान करे हो जाए। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जरूरी नहीं है, बस सिंपल याद रखिएगा कि जो इशू करते हैं उस तरीके का जो है लॉस वाला जो है भी होता है तो गवर्नमेंट भरपाई कर देता है या एलआईसी भरपाई कर देती है। देखो पहला ध्यान से देखो ना, सीडीएस इज एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रोटेक्ट द लेंडर और बॉन्ड इन्वेस्टर फ्रॉम द लोन डिफॉल्ट बाय द बोरोवर
LIC is not insurer in this case. I have used its logo only for easier visualization. यहाँ पे सिंपल एक बात दिमाग में रखना, कभी कभी क्या होता है कि जो आदमी पैसा किसी से ले रहा है उसको भी इस बात का खतरा है, और जो आदमी पैसा दे रहा है उसको भी बात का खतरा है। तो जब इस तरीके का सिस्टम हो और दोनों के ही मजे हो जाए, कि मतलब दोनों के लिए एक इंश्योर कर दिया कि भाई अगर तू पैसा दे, गवर्नमेंट ने जब उसको तेल नहीं मिल रहा था तो ध्यान से समझो, वो सब कंट्री के पास गए थे मनमोहन सिंह, इंडोनेशिया से लेकर पूरा देश के पास, तो जब तेल नहीं मिला सबके पास, समझ में आ रहा है? तो उस समय जो देने वाला था तेल, उसको लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, वो भी नहीं दे रहा था। लेने वाले को भी इस बात का डर था कि लेने के बाद भी पता नहीं क्या क्या होगा। तो बीच में एक थर्ड पार्टी आया और बोला कि तू तेल दे, रशिया से बोला तू दे, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसके भी मजे हो गए जो दे रहा है, और जो ले रहा है उसको भी मजे हो गए। क्यों? क्योंकि सर सामने एक ऐसा आदमी है जो क्रेडिट लेने के लिए है, तो उसी को बोलते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, जब दोनों के ही मजे हो और दोनों को आदमी को नुकसान हो। तो गवर्नमेंट ऐसा ही करती है। अरे नहीं होता है, जब कोई आदमी का शादी हो, किसी के बेटी का शादी है, अब उसको पैसे की जरूरत है, तो अब बैंक में गए नहीं दे रहा मान लो, तो किसी आदमी बोला कि तू पैसा दे, अगर इसका एक भी रुपया नहीं चुकाएगा तो मेरा घर गिरवी रखना। तो कुछ वैसा ही यहां पे चलता है। नेक्स्ट है टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल एसेट्स। दिख रहा है? आपसे फिर निवेदन करूंगा, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, FD, RD, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, ये सब पढ़ा चुका हूं। तो भैया आपका काम जो है सिंपल देख लेना है, जीवन का आनंद लेना है, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं है। जैसे PM केयर फंड आया था, अगर आपको याद हो तो, समझ में आ रहा है? अरे PM केयर्स फंड जो आया था कब? कोरोना के समय। तो जितना आप दे सकते हो उतना दे सकते हैं, उतना दे दीजिए। तो बहुत लोग डोनेट किया था। कांग्रेस बीजेपी को उसी बात पे घेरते रहती है कि PM केयर फंड का पैसा कहां गया, कहां गया, कहां गया, उसी पे घेरते रहती है। समझ में आ रहा है? बोला कि हम राम मंदिर बनवा दिए। तो इस तरीके का मामला जो है, पहले तो बोला कि हम क्या बताए तुमको, लेकिन चूंकि आप अपोजिशन पार्टी हैं तो भैया उसने बोला कि जैसे ही कुछ कांग्रेस वाले का, भैया कांग्रेस वाला तो कुछ क्या, सी मतलब कांग्रेस, सी मतलब करप्ट। अब करप्शन का चलते ना बदनाम हो गया वो, अब करप्शन किया भी, ऐसा थोड़ी नहीं किया, तो करप्शन किया भी। अब जब भी कुछ क्वेश्चन पूछता है तो लोग भी कहते हैं कि के पूछा था। आप समझ में, मतलब कौन पूछ रहा है? नहीं है कि पता नहीं चलनी और सूप का कुछ कहानी है कि उससे पूछ रहा है, उसी में खुद इतना कुछ वैसा जो है। तो वैसा ही कुछ जो है कांग्रेस का और बीजेपी का चलता रहता है। कुछ बुझा रहे हैं? जैसे कुछ पूछता है ऐसा बोलता है पूछ कौन रहा है, जिसने 55 साल राज किया, पूरा देश को बेच दिया, वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन भाई क्या हो गया यार, कर लिया, बता दो यार, तुम भी कम थोड़ी हो। समझ में आ रहा है? तुम भी तो अपना, हाँ, तो मतलब उसने 55 साल में किया, तो हो सकता है 5-10 साल में उतना जोड़ा लिया, ऐसा क्या है? मतलब कितना साफ सुथरा है वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। खैर हटाते हैं, नेक्स्ट बात पे आते हैं। 1C2 कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हेडिंग डालिएगा और ये PDF बनाए, ये वाला बस ये बना लेंगे, खत्म आज के लिए। उसके बाद आज स्टार्ट कर देंगे इंश्योरेंस, एटलीस्ट स्टार्ट कर देंगे ताकि काम आसान हो जाए। इंश्योरेंस का PDF गांव वालों, शहर वालों, ग्रुप में भेज दिया हूं मैं, डाउनलोड करके रख लेना, और जो जो PDF है उसको एक जगह पे रख दीजिएगा। तो बस नॉर्मल है, ये दिख रहा है? तो बस मजे लो, सिंपल देख लो। कंपनी के कुछ टाइप्स होते हैं, कंपनी के क्या टाइप्स है समझ लो। पहला, अच्छा क्या मैं इकोनॉमिक्स ठीक ठाक पढ़ा रहा हूं कि टाइम वेस्ट कर रहा हूं आप लोग का? ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर टाइम वेस्ट भी कर रहा हूं तो पढ़ लेना, क्योंकि आपको पता है आपने जीवन का टाइम वेस्ट बहुत कर दिया है। कंपनी जो है, कभी कभी मेरे से पूछने लगे मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हमको भी कभी कभी फील होने लगता है। समझ में आ रहा है? कंपनीज में एक है कि गवर्नमेंट अगर मेजोरिटी शेयर होल्डर है तो उसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट मेजोरिटी शेयर होल्डर नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर बोलेंगे। नो, प्राइवेट सेक्टर। तो समझ में आ रहा है? मान लो 51% अगर गवर्नमेंट का हिस्सा है तो पब्लिक सेक्टर है कि प्राइवेट सेक्टर है, और 51% हिस्सा अगर प्राइवेट का हो गया तो प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा। कुछ बुझा रहा है? ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन पूछता है, आसान लगता है लेकिन यहां से उठता है क्वेश्चन। दूसरा, कंपनी जो है कैन आस्क द रिटेल इन्वेस्टर टू बाई शेयर और बॉन्ड। कंपनी जो है बोल सकती है कि मेरा शेयर और बॉन्ड खरीद ले। रिलायंस बोला मेरा शेयर खरीदो, मेरा बॉन्ड खरीदो, तो दो ही कुछ टाइप के लोग खरीद सकते हैं। अब जिसका शेयर नहीं हो क्या बोलेगा? तो मैंने कल ही एग्जांपल बोला था कि जैसे अनअकैडमी का है ही नहीं तो इसका कोई खरीदेगा ही नहीं। पब्लिक लिमिटेड में भी दो चीज होता है कि क्या वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है कि नहीं। थोड़ी देर पहले बताया था आपको, लिस्टेड और अनलिस्टेड बताया था ना। तो चूंकि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो कंप्लीट सरकारी है, 100% केंद्र सरकार का है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक 100%,
लेकिन उसके बावजूद भी ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, इसलिए इसको अनलिस्टेड कंपनी बोलते हैं। मुकेश अंबानी का जियो, रिलायंस, सब कुछ लिस्टेड है। तो लिस्टेड का मतलब क्या है, कहां पर लिस्टेड है? मोतिहारी में के स्टॉक एक्सचेंज में? स्टॉक एक्सचेंज में। समझ में आ रहा है? तो उसको लिस्टेड। क्लियर है? यहां तक पीडीएफ हो गया खत्म। इतना ही काम का है, नीचे उससे ज्यादा और कुछ काम का नहीं है। तो क्वेश्चन जब लिस्टेड और अनलिस्टेड पूछे तो दिमाग में रख लेना। मैंने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इसलिए बोला क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, बीरबल की खिचड़ी पकाते हैं, बाल की खाल उगाड़ते हैं लोग, तो क्या बोलेगा, जैसे बोलेगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि गवर्नमेंट का कंपनी लिस्टेड नहीं हो? तो बिल्कुल पॉसिबल है। और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है जो लिस्टेड नहीं है, लेकिन बाल की खाल पता नहीं एग्जाम में ऑप्शंस में आते हैं और आप कुछ अजीबोगरीब तरकीब लगा के आप एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि आंसर बी है, और आप खुश हो रहे होते हैं, गजब यार क्या दिमाग चल रहा है मेरा। इस तरीके का देखिएगा होता है बार बार। तो कुछ वैसा ही करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। आप पता नहीं कहां का सिंघम का लॉजिक लगा के सोचिए, आप ऑप्शन ए और बी मार दे रहे हैं, और उस समय अंदर से खुशी भी हो रहा था, यार तुम इतना अच्छा सोचते हो, तुमको खुश हो रहा है, एग्जाम में तुमको लग रहा होता है हमसे बड़ा कोई नहीं, और उसके बाद रिजल्ट आता है तो फिर भगवान करे अच्छा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप जान लो। तो इसमें दो चीज है, चार्टर्ड कंपनी, ये भैया अब हम क्या ही पढ़ाएंगे चार्टर्ड कंपनी, एक एक लाइन का है कि सेटअप भाई ये चार्टर गिवन भाई ये किंग और क्वीन एग्जाम्पल ईस्ट इंडिया कंपनी जो था तो चार्टर्ड कंपनी था। अब भैया ये सब बताने बैठे तो जीवन का आनंद खत्म हो जाएगा। उसके बाद है स्टैटरी कंपनी, ये पूछता है कि कौन सा स्टैटरी कंपनी होता है, जब भी किसी गवर्नमेंट ने एक्ट से या कोई लेजिस्लेचर से नियम बनाकर कुछ पारित किया हो तो उसको बोलते हैं स्टैटरी कंपनी, वैधानिक कंपनियां। और संवैधानिक क्या होता है, जो संविधान के थ्रू ही आया है वो। तो क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन सा बॉडी संवैधानिक है, कौन सा बॉडी जो है स्टैटरीज है। तो उसमें आपको स्टैटरीज पता होना चाहिए कि किसी नियम, कानून, बिल या एक्ट के द्वारा पारित किया गया हो। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पूछा आपसे कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड सेबी, पूछ रहा हूं, जिसको पता होगा फट से मत बोलना, हाथ उठाना। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री बॉडीज है? क्वेश्चन क्लियर बा? ऑप्शन क्लियर बा? सेबी पढ़ल बा? आप लोग जो है सब पढ़े हुए हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, फिर भी सोचने पड़ेंगे आपको। यही होता है ध्यान की कमी। ठीक है, ऑप्शन सोच लिए? कुछ थोड़ा बोलेंगे सर एक बार और बोल दीजिए। समझ में आ रहा है? तो सेबी कौन सा बॉडी है, फिर से बोल देता हूं। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैटरीज बॉडीज, सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, डी पार्लियामेंट्री बॉडीज। ऑप्शंस क्लियर है? जो तो बोला ठीक, किन बन गया, हाथ खड़े करिए। बहुत बढ़िया, आपका आंसर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और कोई और किसी से भी पूछा हूं आप लोग को, मतलब क्या दे, फ्री लेदर दे, बाटा दे, क्या दे? चलिए, सवाल आपके सामने था, सेबी आप पढ़े थे, ठीक है, समझ में आया? आंसर भी देखो सामने ही कुछ लिखा हुआ है, कमाल का चीज यही है। तो भैया सेबी जो है वो स्टैटरी बॉडी है। पहला बात, सेबी कभी संविधान में था ही नहीं, सेबी को हमने एक कानून के तहत पास कर बनाया। हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए जानबूझ के आपको बोले हैं क्योंकि, ध्यान से समझो, बाल की खाल, क्योंकि मैंने आपको जब बोल दिया कि स्टैटरी है तो फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल काय के लिए सोच रहे हो भाई? और यूपीएससी का ट्रेंड बोल चुका हूं पगला के उसी समय से कि ट्रेंड एक ही है, जो आता है सिर्फ उस पे जाओ, बाल के खाल मत, नहीं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी तो हो सकता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। अरे स्टैटरी दिया हुआ है तो उसको मारो ना यार, कहां सोच रहे हो तुम? कुछ समझ आ रहा है? जो दिया हुआ है, जो पढ़े हैं, प्लीज उस पर रहिए ना। नॉलेज सबके पास होता है लेकिन एग्जीक्यूट सब नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि प्रोसेस अलग अलग होता है ग्रैस्प करने का, सोचने का, इस वजह से वो हारा जाता है। इसलिए मैंने बोला जो फेल आईएएस में होता है वो गधा नहीं होता है, बस उसके प्रोसेसिंग को एग्जीक्यूट करने में दिक्कत हुआ। इसलिए जिसका रैंक 999 और जिसका रैंक 1 है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस इस बात का है कि उस 2 घंटे में एग्जीक्यूट नहीं कर पाया उतना जितना किसी और ने एग्जीक्यूट कर दिया। अगर उसी को 5 घंटा दिया जाए तो सारा पेपर वो भी बना देगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बनाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बाल की खाल नहीं उधेरना है, जो आता है वो बस पढ़िए, जीवन करण लीजिए। तो बस इधर देखो, कुछ कंपनीज का नाम है, प्राइवेट लिमिटेड दिख रहा है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी दिख रहा है। ये पूरा का पूरा जिम्मेदारी आपका है। सीडीएस में, ईपीएफओ में, नेट के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में, आईईएस में, हर जगह पे एक पूछा जाता है।
और आजकल लिख के मैं बोल देता हूं, कोई भी आदमी सिर्फ एक सब्जेक्ट का होनहार होकर कोई एग्जाम नहीं निकाल सकता है। पहले एनडीए में खाली होता था कि साइंस वाले एग्जाम दे सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिसका है वही एग्जाम देगा, और सिलेबस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछा जाता था, खत्म। अब 200 से 250 जीके जीएस हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी इन्वायरमेंट इकोलॉजी एथिक्स सारा पूछता है। कुछ बुझा रहा है? क्यों? क्योंकि अब सब किसी को एग्जाम देना है। आर्ट्स वाले भी दे सकते हैं, कॉमर्स वाला भी दे सकता है, साइंस वाला भी दे सकता है। तो अब अगर आपको जीके का नॉलेज नहीं है, अगर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी बेसिक्स फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पता है, तो लिख के ले लीजिए, आप यहां नहीं कहीं एग्जाम नहीं कर पाएंगे। अगर मैं ऑन कैमरा सच बात बोलूं तो अभी सबसे आसान एग्जाम निकालना है वो है आईएएस। अभी के समय में सबसे आसान एग्जाम निकालना यूपीएससी है। मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं आपको, क्योंकि जो रेशियो है आदमी का और एग्जाम देने का और मेहनत का, वो यूपीएससी में हमेशा से बहुत मेंटेन और कम रहा है। नहीं तो रेलवे का एग्जाम निकालना अभी डिफिकल्ट है, एसएससी का एग्जाम निकालना डिफिकल्ट है, क्योंकि रटने वाला कैपेसिटी अब लोगों के पास बच्चा भी नहीं है। पहले रटा जाता था, समझ में आ रहा है? अरे पहले पूरा वेद रट के रखा हुआ है भाई, पहले का आदमी सब। अभी रटना नहीं है हर किसी के बस का बात, तो अभी कॉन्सेप्ट चाहिए, और कॉन्सेप्ट चाहिए तो आईएएस में आइए। इसीलिए आईएएस इज मोर इजियर देन द अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सच बात यही है। लेकिन आप मेहनत नहीं करते इसलिए आपका नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए कोई आईएएस छोड़ के सोच रहा है कि कोई बात नहीं रेलवे एसएससी हो जाएगा, नहीं होगा। और रेलवे वाले का तो खैर कहीं आईएएस हो भी नहीं करेगा, लेकिन समझ में आ रहा है मेरी बात, आईएएस छोड़ के रेलवे नहीं होगा आपका, क्योंकि आपसे रटा नहीं जाएगा। और आईएएस का सिलेबस एक बार आप पढ़ लिए तो आप लॉजिक ढूंढने लग जाते हैं, और जब लॉजिक ढूंढने लग जाइएगा तो फिर आपका रटाने वाला कैपेसिटी खत्म हो जाता है। वो पहले भी नहीं था, पहले। तो अभी का लोग के पास रटने का कैपेसिटी नहीं है, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक बार दम लगाओ और नैया पार कर जाओ सीधा। अब की बार प्रीलिम्स पार, सीधा बात खत्म। समझ में आ रहा है? और एक बार प्रीलिम्स पार किए तो आप सीधा आता है पार्लियामेंट का जॉब। वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो मेंस क्वालिफाई किए हैं। अब बेसिस ये बनने वाला है प्रीलिम्स और मेंस का, क्योंकि यूपीएससी में लोग लाखों लाखों लोग ऐसे हैं जो अपना साल भर खपा देते हैं, 10 साल 5 साल 6 साल, उनका कुछ तो होना चाहिए। तो एक प्रावधान आ गया एक्ट के तहत कि जो आदमी अगर एक प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, उसकी सैलरी मिनिमम 50,000 से 1.5 लाख के बीच में इस पर्टिकुलर मल्टीनेशनल कंपनी में पोस्टिंग हो जाएगा। मेंस निकाला है तो उसका एमडी या सीईओ का मिल जाए, ये अब एक क्राइटेरिया, और आपको 2024 में ही मिल जाएगा ये। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईमानदारी से जहां है वहां पढ़िए, आईएएस आपको बहुत कुछ देगा। समझ में आ रहा है? और ठेठ भाषा में नहीं, सीरियस भाषा में, आईएएस अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं सिलेबस, अगर नहीं बने तो चिंता मत करिए, जरूर बनिएगा विधायक, एमएलए, एमपी, कुछ ना कुछ तो बनिएगा, इससे ऊपर बनिएगा। ये दिमाग में रख लीजिएगा, मजाक की बात नहीं कर रहा हूं। और आईएएस अगर ठीक से नहीं पढ़े तो भैया आप जानिएगा, आपका काम जाने, जीवन भर आप निपट जाएंगे ईएमआई और कर्जे में, निपटाते निपटाते जीवन निकल जाएगा, फिर बाल झड़ जाएगा, फिर चंठोक हो जाइएगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद मामला खत्म। और बीवी बोलेगी अभी नहीं, चंठोक नहीं होना है, चाहे जो हो जाए। भाई दबाव भी तो है, दबाव नाम का भी तो चीज है। अभी 2 दबाव सबसे ज्यादा है, आप समझ गए? एक पेट नहीं निकलना चाहिए चाहे जो हो जाए। अब बोलती भी है, लड़कियां सब बोल भी देती है, पेट निकलना समझ ले, पेट फाड़ देगा। ये जो है 2 काम होना चाहिए, एक पेट नहीं निकलना चाहिए और दूसरा बाल नहीं झड़ना चाहिए। इसके अलावा जो हो जाए हो जाए। आप समझ रहे हैं? तो ये जो है बहुत मानसिक दबाव भी है। तो समझना है ये कि ये मानसिक दबाव कब होगा खत्म, जब आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे। तो आपसे निवेदन है आईएएस का तैयारी बढ़िया से कर लीजिए। क्या सुन पा रहे हैं? क्या आपको बुरा लग रहा है? तो ध्यान से समझिएगा, मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूं, इस बार एग्जाम रिजल्ट निकालो, भला होगा उसमें। हम चिल्ला चिल्ला के यहाँ बोल रहे हैं, निकालो, कुछ ना कुछ तो होगा, और कुछ ना कुछ है कि आप यहाँ पे भी रुके हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ है, स्टैटस बॉडीज इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। देखो मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसमें टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। 2 कारण से, आप पेज नंबर एक बार पहले लिख लो ताकि आपको एटलीस्ट रहे। लिख लो 236 से लेकर 236 टू लास्ट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट जो भी पेज नंबर हो, आई थिंक 248 होगा, तो 247 ही समझ लो, 47, 236 टू 247। अच्छा ईमानदारी से बोलो, क्या पढ़ लोगे? बोलो ना। पढ़ लोगे ना? तुमको मम्मी पापा की कसम, तुमको उसकी कसम, समझ लेना। अगर नहीं पढ़े यार, इतना मतलब क्या ही बोलूं मैं। चलो खैर कोई बात नहीं। ईपीएफओ 2023 का क्वेश्चन था, वो हम अभी थोड़ा सा उसमें देखने से पहले एक चीज देखेंगे। वो अभी पहली बार जैसा क्वेश्चन पूछ दिया है। कभी कभी क्रेजीनेस क्वेश्चन पूछ देता है यूपीएससी, वो हमेशा से उसका आदत रहा है, वो जानबूझ के पूछ देता है कि सब उसी में घूमते रहे।
ये वाला है, ये मैंने बता दिया था आपको, फिर बता देता हूं। ये जो है अनक्लेम्ड शेयर एंड डिविडेंड, दिख पा रहे हैं? इसको समझाने के लिए ये वाला मैं ये भी बता चुका हूं मैं। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान में हो ना, ये बता चुका हूं पूरा का पूरा आपको। एनसीएलटी मैंने जब जो बोल रहा हूं, विजय माल्या का समय बताया था कि अगर वो कोर्ट में वापस जा नहीं सकता, ट्राइब्यूनल में जाएगा, और ट्राइब्यूनल में भी जाएगा तो सर उसको इतना हर्जाना देना पड़ेगा कि वो देगा ही नहीं। मैंने बोला था ना कि 400 करोड़ का डीलिंग है तो 200 करोड़ उसको जमा ही करना पड़ जाए। इस तरीके का ये डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट आपके लिए याद रखना। कमाल का चीज जो आपको दिखाने, इधर देखो, हर डिपार्टमेंट में आईएएस है। इतना डाइवर्सिटी है इसका कि तुम अगर यहां बने किसी भी कहीं पे भी, हर डिपार्टमेंट में देख लो, किसी भी डिपार्टमेंट के हेड को सीधा आईएएस देखा जाता है। आईएएस हो, आ जाओ, कुछ नहीं करना है। इसलिए उसका जो है बहुत ज्यादा है। ये तो आपको पढ़ा ही चुका हूं मैं, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, ए अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये सब आपको बताया हुआ है प्रभु, इसमें कुछ भी छूटा हुआ नहीं। तो बस किसी तरीके से ग्रास्प करो। यहां पे जो है तो क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा, ये मैंने आपको एक बार एग्जांपल दिया भी था इसका, कि भैया मान लो भाग गया तो वापस से अगर आएगा कि हमको अपना चाहिए, तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया गया कि अनक्लेम्ड शेयर आईईपी, ये बताया था मैंने। तो बजट 2023 में भी बात किया गया कि मान के चलो इसके, ये कौन है, ये ऋतिक रोशन। तो बचपन में इसके पापा ने इसके लिए रखा था, ठीक है, लेकिन ये मर गए, ये भाग गया। तो भाग गया तो इसका जो बचाया था पैसा वो किसी ने क्लेम नहीं किया, लेकिन बहुत साल बाद आया और बोला अपने मेरे बाप के अनक्लेम्ड शेयर डिविडेंड को रिक्लेम करने आया हूं। तो वापस आया तो उतने सालों का फिर पैसा कौन करेगा हिसाब किताब। तो इसके लिए एक डिपार्टमेंट बना दिएगा, आईईपीएफ, लुक्स आफ्टर द अनक्लेम्ड शेयर बॉन्ड डिविडेंड इंटरेस्ट एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है? तो आईईएफ याद रखना कि अनक्लेम्ड चीजों को जो है क्लेम करने में मदद करता है। बाकी आपसे निवेदन है ये पढ़ लीजिएगा। तो हम आज इतना ही रखते हैं और आपसे अनुरोध है कि हम नेक्स्ट हैंडआउट पे चलते हैं, इंश्योरेंस वाला। समझ में आ रहा है? जो आपको मैंने पीडीएफ ग्रुप में भेज दिया हुआ है, तो कृपया डाउनलोड कर लें और जीवन का आनंद लें। शुरुआत इसको कर लेते हैं कम से कम, है ना? एक स्टेप ले लेना हमेशा लाइफ में अच्छा होता है। तो एक स्टेप ले लो, उसके बाद फिर अपने आप आईएएस बन जाओगे। सबसे बड़ा चीज होता है पहला स्टेप, कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। ये मैं पता है क्या बोलने वाला हूं, पढ़ लेना, क्योंकि इसमें पढ़ लेने वाला ही है। समझ में आ रहा है? पठती, पठता, पठंती, इसमें जो है आपको ही सिर्फ करना है। पठसी, पठथा, पठत, ये सारा जो है आपको करना है। पठामी याद है ना सब? तो भैया ये सब तो देखो, वो वाला याद है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अमिताभ बच्चन, ये सब जो भी है, जैसे भी है, ध्यान समझिएगा। जिस तरीके से वो सब याद है वैसा ही इसको याद रख लीजिएगा। अब मैं आता हूं पहला चीज, देखो इसमें कितना आसान आसान टॉपिक है, कुछ बताने वाला नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं। इसमें बस एक चीज बताऊंगा और वो है पीएफआरडीए कहीं होगा, क्योंकि वो मेंस में इसमें पूछ देता है। केसीसी जानते हैं ना आप लोग? किसान क्रेडिट कार्ड। एसीसी सीमेंट होता है, केसीसी सीमेंट कहां से आ गया? ध्यान से समझो, केसीसी लोन होता है, बहुत लोग करवाए हुए रहते हैं, पैसा नहीं चुकाते हैं। नया नया में किसान क्रेडिट कार्ड ही है। तो चलो एक जोक सुना देते हैं, सुनना है? उसके बाद इंश्योरेंस पे आते हैं, क्योंकि नया चीज स्टार्ट करने में ना थोड़ा बॉडी और माइंड जो है जल्दी से अलर्ट नहीं होता। सर कॉल कर दीजिएगा, नहीं होता है नया नया शुरुआत करने में, ऐसा ही होता है कि कल 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 कर सकते हैं, कल करते हैं। तो आप लोग दोहा एक डायलॉग मारते हैं, काल करो सो, ये वाला याद है ना, आज करो सो अब। तो इसी तरह से याद होता है। आप कुछ लोग बोल देते हैं कल करो सो परसों करो, परसों करो सो तरसों करो। ये जो होता है हरामखोर लोग, समझ में? ये हरामखोरी होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज सिर्फ 15 मिनट लूंगा, और 15 मिनट में मतलब स्पेशली 12 बजे तक आपको छोड़ दूंगा। इंश्योरेंस का पूरा पार्ट खत्म कर लेंगे। कितना पेज है जी? 53। 53 में से आप ऊपर का 2-3 पेज हटा दो, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट में था, नीचे का 2 पेज हटा दो, यानी कि टोटल 40 पेज है। 40 पेज निपटाएंगे और चलेंगे यहां से। सुन पा रहे हो? और आप पे वर्कलोड ज्यादा बढ़ रहा है, उसके पीछे 2 दिन है, संडे मंडे मैंने बोला ऑफ रहेगा, इसलिए खुश हो जाना कि 2 दिन ऑफ है, 5 दिन रगड़ के पढ़ लेना। क्लियर? तो आपने वादा किया था, है ना? ठीक है कि भैया पढ़ेंगे, तो आज पढ़ लेते हैं, फिर काम चलते हैं। इंश्योरेंस का पहला मीनिंग देखिए और उसका सिग्निफिकेंस क्या ही बताऊंगा। इंश्योरेंस का क्या है क्या नहीं है, आपको पता ही है इंश्योरेंस का क्या है। तो पहले भैया 1 सेकंड दे रहा हूं, 1 सेकंड 30 सेकंड पढ़ो जरा। हेडिंग डाल लेना, इंश्योरेंस, जीवन का आनंद लेना। देखो अपना बड़ाई खुद से करते रहा करो, क्या पता दूसरा कोई करे ना करे।
तो अपना करते रहो, अपने आप एनर्जाइज होते रहो अपने आप कि मैं ठीक हूं, मैं कर सकता हूं, मैं ठीक हूं, मैं कर सकता हूं, बस आगे बढ़ो। क्या 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 बैंक और नॉन बैंक दोनों में आ जाएगा। इसका एक अलग से रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडीज है, आईआरडीआई, जो हमने इंश्योरेंस को बिल्कुल अलग ही कर दिया है। ना हमको बैंक से मतलब है, ना नॉन बैंक से मतलब, ये अलग ही डिपार्टमेंट है इंश्योरेंस। ना तो ये सीआरपीएफ है, ना ही ये पुलिस है, ये अलग डिपार्टमेंट है बीएसएफ, जो सिर्फ बॉर्डर से रिलेटेड ही काम करता है। उसी तरीके से है इंश्योरेंस, ना इसको बैंकिंग वाला से मतलब है, ना नॉन बैंकिंग से, ये अपना अलग ही टर्सन में रहता है। ठीक है जी, पढ़ लिए, कुछ बुझाया कि नहीं बुझाया? तो पहला बात, इंश्योरेंस का टाइप बहुत टाइप का होता है ना। लाइफ इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, कार इंश्योरेंस होता है, बाइक इंश्योरेंस होता है, बहुत टाइप का इंश्योरेंस होता है। समझ में आ रहा है ना, अलग अलग टाइप का इंश्योरेंस होता है। तो इस तरीके का इंश्योरेंस जो है आपके लिए काम का है। सिंपल एक चीज है कि भैया कुछ इंश्योरेंस जिंदा वाले में भी होता है, कुछ मरने वाले में भी होते हैं, कि आप मर गए तो क्या होगा, जिंदा है तो क्या होगा, इस टाइप का काम जो है होता रहता है। तो प्रभु थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें 3 लोग होते हैं कि 2 लोग होते हैं? देखो ध्यान से, एक होता है वो जो क्लाइंट है, दूसरा वो है जो आप इंश्योर कर रहा है आपको, बात खत्म। तो एलआईसी का इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, इसमें बहुत कुछ बताने वाला नहीं है, लेकिन मैं फिर बोल देता हूं, सुन लेना इस पॉइंट के लिए। शेयर मार्केट से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हरामखोर यूपीएससी क्वेश्चन यही से पूछता है, जहां पे सबको लग रहा होता है कि लोग सोचेगा कि ऐसा ही है, वहीं से पूछेगा, और तब आपको एहसास होता है इतना आसान पूछ रहा है और बना नहीं पाए। इसीलिए कुछ कुछ चीजें जो आसान होती है, जैसे मैं आपको बता देता हूं ध्यान से, सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी। कुछ बुझा रहा है? सिंपल थिंग कभी भी आसान नहीं होता है। जैसे बोले कि एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, सुनते नहीं है बार बार कि हर दिन एक सेव खाओ डॉक्टर से दूर रहो, लेकिन कितने लोग हर दिन एक सेव खा लेते हैं? तो सिंपल चीज जो है ये सिंपल है, वो आसान नहीं होता है। हर दिन वॉक करोगे तो बीमारी नहीं होगी, कितने लोग करते हैं? कोई नहीं करता है। तो उसीलिए सिंपल चीज को कभी हल्के मत लीजिएगा, और सिंपल चीज से ही आईएएस निकलता है। और वो सिंपल चीज कैसे? सिंपल का मतलब क्या है? कंटिन्यूटी, बस और कुछ नहीं। सिंपल का मतलब ही कंटिन्यूटी है, कंटिन्यू जो रह गया उसका हो गया, बात खत्म। तो सर पहला चीज कि इंश्योर में मैं आपको नहीं बताऊंगा, मुझे एक चीज बताना है, वो एक जरूरी है। और वो क्या जरूरी है? ये तीनों टर्म वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके लिए अलग है और एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ लेता है, पूछ लिया था। एक है कॉजा प्रॉक्सिमा, ये कभी कभी पूछेगा, ये हमेशा नहीं कि हमेशा पूछेगा, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। जैसे 2023 में ये पूछ लिया था। तो कभी कभी जो यूपीएससी के भी दिमाग जो फिर जाता है, तो जब चाहे कि आपको थोड़ा सा सिखाता हूं उसके बाद सबक तुम लोग, तो उस तरीके के टाइप में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एक क्वेश्चन से घबराना नहीं, और भी हैं जमाने में, और भी गम है। तो जो पॉलिटिलिटी है वो भी बढ़िया से हिस्ट्री उस्ट्री पढ़ के जाना है, समझ में आ रहा है? तो पहला पॉइंट है उबेरिमा फाइट्स, दिख पा रहा है? जोर से बोलो ना, अरे भैया जोर से बोल लो, 12 भी नहीं बजा है। 12 बजता है तो एक जानवर है वो सनक जाता है। मैंने एक दिन बोला था, एक गधा होता है, तो 12 बजे हर दिन 12 बजे गधा सनक जाए तो उसको पता नहीं चलता है क्या करना है। सोचा है तो अभी 12 बजाए कि नहीं बजाए? नहीं बजाए। इधर देखिए मेरी तरफ, बड़ा मजाक उड़ाता है, बार मिलो तुम। तो लाइट भी कट गया, पीडीएफ खोल लो, चलिए ओपन कर लो। प्लीज इसको लिख लिया जाए, इंश्योरेंस में ये तीनों टर्म आपके लिए बहुत काम का है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। पहला है उबेरिमा फाइट्स, गुड फेथ हाइड नथिंग, इफ क्लाइंट हैज HIV पॉजिटिव बट हाइडिंग इट बिफोर बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस। तो सर उबेरिमा है, अब मान लो किसी को बीमारी है और उसका हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है, तो चूंकि सोसाइटी में उसका बाइकआउट हो जाएगा, इसलिए वो जल्दी उस पर ध्यान देगा ही नहीं, तो बताएगा नहीं। दूसरा है कि भैया इंडेमनिटी, ओनली रियल लॉस नॉट इमेजिनरी, कुड नॉट ज्वाइन IIM अहमदाबाद बिकॉज कैट बुक्स बर्न इन फायर। इसका मतलब कहने का ये है, जैसे आपसे पूछे कि आप आईएएस क्यों नहीं बने, तो आपने बोल दिया मेरा घर जल गया था और मेरे घर जलने में मेरा सारा प्रीलिम्स का किताब और नोट्स सर जी का उसी में था, इसलिए हम नहीं पढ़े तो हम आईएएस नहीं बने। ये बताइए बाल की खा लेके नहीं है, बहाना ही है। तो उसी को बोलते हैं इंडेमनिटी। तो इस टाइप का लॉस उसका इंश्योरेंस नहीं होता है। अब आप बोल देंगे कि नहीं, मान लीजिए आपने घर का करवाया था आपने इंश्योरेंस, घर का भी इंश्योरेंस होता है, आपने घर का इंश्योरेंस कराया, होटल का इंश्योरेंस कराया, जैसे ताज होटल में आग लगा था, तो क्या उसने इंश्योरेंस कराया था? उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, करो जलाओ, पूरा जला दिया, नया ताज होटल बन गया उससे बढ़िया। तो इंश्योरेंस इसलिए लिया जाता है कि आपको टेंशन नहीं हो। अब ये बोला जाए कि नहीं हमने घर का इंश्योरेंस लिया था और घर के अंदर हम जो है पैसा रखे थे, और घर के अंदर जो पैसा रखे थे उस पैसे का आज से 10 साल के बाद इतना वैल्यू हो जाएगा, फिर इतना करोड़ वैल्यू हो जाएगा, तो उतना पैसा तुम हमको दो।
तो इंश्योरेंस वाला देगा कि मुक्का देगा? मुक्का ही देगा। तो लॉजिक क्या है, घर का इंश्योरेंस आप कराएं, घर के अंदर क्या जला है क्या नहीं जला, अगर सब चीज का हिसाब किताब निकालिएगा उसका कोई इंश्योरेंस नहीं होता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए 2-3 चीजों का पहले इंश्योरेंस नहीं होता है, क्लियर कट कर, नहीं तो जाके बोलोगे सर हमारा ये हो गया फलने, उससे कुछ नहीं है। घर के अंदर गाड़ी रखे थे तो आपका गया। दूसरा है सबरोगेशन। इंश्योरर कैन रिकवर फ्रॉम नेग्लिजेंट थर्ड पार्टी क्लाइंट बाउट फैक्ट्री फायर इंश्योरेंस, फायर एक्सीडेंट ड्यू टू फॉल्टी बॉयलर, इंश्योरेंस कंपनी कैन रिकवरी मनी फ्रॉम बॉयलर मेकर। अब ऐसा नहीं है कि बॉयलर जिसने बनाया अब उससे जाकर लेके आओ। अब भाई बोला कि भाई हम नहीं, ये कहावत है कि घर क्यों टूटा, क्योंकि सर उसने ऐसा बनाया था। नहीं सुने राजा जी की कहानी? अब बहुत इस पे है, तो उस तरीके का। फिर क्यों? तो भैया क्योंकि उसने मरम्मत ठीक से नहीं किया था। ऐसे जाते जाते बोला कि नहीं, सीमेंट जिसने बनाया था उसने ठीक नहीं बनाया था, फिर उसको पकड़ो, उसको पकड़ा तो फिर, मतलब इस तरीके का जो कांड है ये सब इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है। कॉजा प्रोक्सिमा में है डायरेक्ट लॉस लिंक, बॉलीवुड फैन कांट बाई पॉलिसी फॉर एक्टर बच्चन। अब इसमें भाई बॉलीवुड फैंस जो है ये खरीद नहीं सकते। इसका कहने कॉजा प्रोक्सिमा का मतलब होता है कि इमीडिएट, मान लो आपने इंश्योरेंस इसलिए ले लिया क्योंकि आपको पता था कि ये जो है यहां से एक, अब बताओ मुझे, अमीर आदमी के लिए इंश्योरेंस लेना आसान है कि नहीं है? बहुत आसान है, एकदम इजी है, वेरी इजी। कितने लोग का इसमें से बाइक एक्सीडेंट हुआ है? देखो पहले साइकिल का भाई इंश्योरेंस नहीं होता है, तो साइकिल वाला भी साइड रखते हैं, ठीक है। बाइक वाले पे आते हैं। तो बाइक का जब एक्सीडेंट होता है तो बाइक पूरा छिटा गया हुआ है, पार्ट पार्ट। तो आप क्या करते हैं, आप जाते हैं एजेंसी में, उसको बोल देते हैं कि 20 दिन और रख, उसी समय आप इंश्योरेंस लेते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए, इंश्योरेंस लेते हैं और इंश्योरेंस लेने के फिर 20 दिन बाद आप क्लेम करते हैं कि आपके बाइक का एक्सीडेंट हुआ है, ताकि इंश्योरेंस कंपनी वाला आपका सारा पैसा दे दे। कुछ बुझाया कि नहीं बुझाया? लेकिन आपका जब बाइक का एक्सीडेंट हुआ तो उस समय इंश्योरेंस था क्या? नहीं था। तो बहुत आदमी ऐसा भी तो करता है कि भाई इंश्योरेंस लेके तब क्लेम करता है कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद ही, कि अब हमको, मेरा अभी एक्सीडेंट हुआ, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? तो अगर सफल हो गया तो ठीक है, असफल हो गए तो गाली सुनिए, जो सुनना है वो सुनिए। लेकिन बहुत लोग ऐसा करते हैं, ठीक ठाक लेवल पे करते हैं। इसीलिए बहुत गाड़ी का मेंटेनेंस में काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं इंश्योरेंस करवा के क्लेम करने, क्योंकि उतना पैसा जितना वो देंगे उतना में नया गाड़ी खरीदा सकता है। कुछ समझ में आया? तो इस तरीके का हरकत अपनाने से बचने के लिए इंश्योरेंस कंपनी वाले भी दिमाग लगाता है कि जिस दिन इंश्योरेंस करवाए हैं आप, उसके कुछ महीने बाद या कुछ समय के बाद ही आपको पॉलिसी मिलेगा। अब मान लीजिए आपने आज इंश्योरेंस कराया और कल क्लेम कर दिया कि हमारा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। कुछ समझ में आ रहा है? लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये भी है, इंश्योरेंस करवाने के लिए आपको गाड़ी को पहले सही सलामत फोटो वोटो खींच के भेजा जाता है, तब वहां से इंश्योरेंस वाला ठीक होता है। तो उसमें कुछ तिगड़मबाजी चलता है, वो हम आपको बताएंगे नहीं। वो ध्यान समझिए, वो एजेंसी वाला अगर आपका कोई मित्र है, ठाकुर जी कोई या रामखेलावन यादव टाइप कोई मित्र है, तो सबके पास जो है उस सिस्टम में वो सब अपने हिसाब से अपडेट कर सकता है। उसको कुछ पैसा वैसा खिलाओगे तो तब आपका बच जाएगा। समझ में आ रहा है? अन्यथा इंश्योरेंस कराने से पहले आपको गाड़ी का इंजन, गाड़ी का फिर आगे पीछे पूरा किलोमीटर कितना चला है, सारा कुछ उसमें वो भेजना पड़ता है। कुछ समझ में आ रहा है? तो इस तरीके की चीजों से बचने के लिए इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग पैमाना निकालती है। उसी टाइप का है कॉजा प्रोक्सिमा। कॉजा प्रोक्सिमा का सिंपल मीनिंग है कि जब हमको पता है कि आदमी को कुछ होने वाला है या समथिंग, और इसके लिए खरीदना इंश्योरेंस बहुत आसान है, तो हम नहीं चाहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी को उतना लॉस हो। तो इस तरह से काम हो जाता है। उसके बाद है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब देखो 2023 में गजब का क्वेश्चन पूछ दिया था, अभी ईपीएफओ का पेपर जो हुआ था इस साल। द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन इन इंश्योरेंस अलाउज, क्या क्या अलाउ करता है। और भी पूछा है सब्रोगेशन में कि भैया इंश्योरेंस कंपनी क्या क्या अलाउ करता है। तो पहला, इन्वेस्टमेंट ऑफ पॉलिसी अमाउंट, रिफंड फॉर इंश्योर्ड। तीसरा, ऑटो रिन्यूअल पॉलिसी। उसके बाद इंडेमनिफिकेशन ऑफ द इंश्योर्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस तरीके का बहुत सारा प्रोसेस है, ये आप ऊपर पढ़ेंगे तभी बनाइएगा, अभी मत बनाइएगा, फिर मैं आंसर आपको बता दूंगा। आंसर के लिए चिंता नहीं करना है। दूसरा है बैंक इंश्योरेंस इज वेरी ग्रेट। दिख पा रहा है? बैंक का इंश्योरेंस दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो अभी दिखा देंगे हम। समझ में आ रहा है? तो अभी दिखा देंगे क्योंकि ऑन कर रहे हैं ना। चलो, तो उसमें आपको दिखेगा बैंक का इंश्योरेंस। बहुत काम का चीज है, लिख लो, ये आएगा। 10 सेकंड दे रहा हूं, देखो उसको। बहुत बोलवाते हो यार आप लोग, खुद चुप रहे तो। समझ में आ रहा है? यहां मेरा नटी हिल गया पूरा। चलो
चलो कोई बात नहीं। बैंक का इंश्योरेंस दिखा, देख के समझने की कोशिश करो तो। अरे पहले इंश्योरेंस जो होता था ना, तो LIC वाला या अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी वाला इंश्योरेंस बेचता था। और जब से नियम लगा दिए कि बैंक में खाता खुलवाते समय ही और बैंक वाला इंश्योरेंस करेगा, तब से अचानक से सब लोग इंश्योरेंस लेना लग गया। समझ में आ रहा है? इसलिए बैंक इंश्योरेंस के चलते बहुत फायदा हुआ। ये ऐसा जो है हमारे CEA, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ने बोला कि घी दूध की नदियां बह रही हैं और बहुत लोग अब इंश्योरेंस ले लिए। सच बात है, जब तक बैंक बनी आया था ना, कोई लेता ही नहीं था। अब जब से बैंक में आया SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जब से आया तब से सब लोग लेना शुरू कर दिया। इस तरह से काम जो है हो गया। क्लियर है यहां तक? तो बैंक इंश्योरेंस का मतलब है कि जब इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस ना करे बल्कि कौन करे? बैंक। तो बैंक का इंश्योरेंस हो गया। बात करो, नीचे आओ। हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया दिख रहा है, भारत में बीमा का। ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हरामखोर ये इंश्योरेंस वाले क्वेश्चन में फिर से पूछ दिया था। क्या पूछा था? कि जिस तरह से SBI वाले में पूछता है कि कौन पहले घटा कौन बाद में घटा, वैसा ही इंश्योरेंस वाले में पूछ देता है। तो इसका इतिहास जो है थोड़ा सा देख लो। पहला है डूइंग नेपोटिज्म स्कैम्स नॉट हेल्पिंग पुअर फार्मर्स। गांधी जी नहीं, जवाहरलाल नेहरू है। उसके बाद सिमिलरली कि हम सब के सब चीजों को नेशनलाइज कर देंगे। फिर 1972 में नेशनल, ये पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको। और ये है जनरल इंश्योरेंस कंपनी GIC, ये है LIC और ये है GIC, दोनों में फर्क है। अलाउ प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी, सेटअप रेगुलेटर IRDAI। इनका नाम देखिए, मल्होत्रा कमेटी, भूलिएगा मत। जिस तरीके से नरसिम्हन कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के लिए, वैसे ही मल्होत्रा कमेटी इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस के लिए। अगर इंश्योरेंस के लिए मल्होत्रा कंपनी का जिक्र, मल्होत्रा कमेटी का जिक्र आपने नहीं किया है, आप मान के चलिए आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, उल्टा नेगेटिव भी मिल सकता है। कि इतने आप अनअवेयर कैसे हो सकते हैं। तो मल्होत्रा कमेटी का रिकमेंडेशन आज तक चलता है इंश्योरेंस में, और नरसिम्हन कमेटी का कहां चलता है? बैंकिंग में। क्या सुन पा रहे हैं आप? तो डोंट फॉरगेट द टू नेम्स, नरसिम्हन कमेटी फॉर बैंकिंग सेक्टर एंड मल्होत्रा कमेटी फॉर क्या? इंश्योरेंस। ये भूल गए तो सर जीवन जो है बेकार हो जाएगा आपका। तो इतिहास दिया हुआ है 1818, 1870, 1912, और उसके नीचे और भी एक टेबल है जिस टेबल में इसका जिक्र अच्छे से किया गया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे लिए इसमें पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये पूरा का पूरा वन वर्ड वन लाइनर है, आप पढ़ लिए। मेरे पढ़ाने के बावजूद भी आपको ये याद नहीं रहेगा, तो इसीलिए आप इसको पढ़ ही लीजिएगा। बाकी कोई काम का इसमें मेरे को नहीं लगता चिल्लाने से फायदा है। ठीक है जी। अब आपको फिर भी मैं दया आ जाता है तो क्षमा दया तब त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा, परनर व्याग्र सुयोधन तुमसे कहो कहां का भारा। सुने थे ये बहुत पहले सुना होंगे आप लोग, बहुत अच्छा था लिखा हुआ है। चलिए खैर, यूरोपियन स्टार्टेड इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया बट दे चार्ज हायर प्रीमियम ऑन इंडियन क्लाइंट्स विथ रेसिस्ट बायस दैट इंडियन बिलोंग टू एन इंफीरियर रेस। पहले बताया कि अंग्रेज हम लोग को इंडियन डॉग्स कहते थे, तो अपना इज्जत ही नहीं था, भाई का इज्जत नहीं था। वो अलग बात है, इसलिए इंडिया में बना के काले है तो क्या हुआ? दिलवाले वो इसलिए बना कम से कम रेसिस्ट से बचाया जा सके। ये तो हरामखोर इंडिया का जो कलर है, समझ आए ना, तो बहुत व्हाइट है ना बहुत उस तरीके का। इंडिया लोग बहुत यूनिक है, मैं बता रहा हूँ। इंडियन कलर भी बहुत यूनिक है, क्योंकि ऐसा कॉन्टिनेंट और मतलब सब कॉन्टिनेंट की बात करो, ऐसा क्लाइमेट कहीं नहीं है, इसलिए यहाँ का मिक्सअप फीचर है। और वो लोग जो व्हाइट आपको दिखते हैं ना गोरे, वो गोरे होते नहीं, हरामखोर बीमारी टाइप होती है। आप समझ रहे मतलब देखो, मैं बायस नहीं हूं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं कि वो जो गोराई है, वो गोराई जो होता है वो फंगस बैक्टीरिया उसके कारण होता है। आप समझ पा रहे? और वो जो है बहुत डेंजरस होता है। अगर ऐसा नहीं होता, देखो भैया मेरे को कोई बोलने वाले कुछ मत, अगर ऐसा नहीं होता तो जैसे आप लोग इधर के एरिया में कुछ देखा होंगे कि कुछ वैसे कलर हो जाते हैं जिनका नाम हम लोग अंग्रेज रख देते हैं। हर एरिया में एक ना एक जन होता है। अरे है ना, जल्दी से बोलो।
अब उनको आप अंग्रेज बोलने लगते हो, उसका कलर आप देखते हैं, उससे गोरा कोई हो सकता है नहीं, लेकिन वो उतना अट्रैक्टिव तो होता ही नहीं। तो लॉजिक क्या है कि भैया आप जो है वो बेस्ट है। तो सर अंग्रेज चूंकि हमको रेसिस्ट बहुत करते थे, रेसिज्म करते थे, तो हमको इंश्योरेंस पॉलिसी देते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि बोल देते थे तुम्हारे लिए 2000 है, कहां से खरीदेगा तुम, और उसके लिए कितना है तो 1 रुपया है, 2 रुपया है। तो इस तरीके से जो है बायस किया जाता था। तो पहला जो है 1818 से शुरुआत हुआ। 1870 में एक बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस आया, जो पहला स्वदेशी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी था। सुन पा रहे हैं? एंड दे वेयर लाइक कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं करते थे इंडियन सिटीजन पे। क्या सुन पा रहे हैं? तो सर अगर हम बोल रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कब आया, तो 1870 में बोल सकते हैं क्या? जल्दी बोलो ना। यस। तो मैंने बोला था कि सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कहां का था? नीदरलैंड। और एशिया में कहां? बॉम्बे। तो उसी तरीके से यहां बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस भी याद रखना है, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ, जिसमें इंडियन के लिए स्पेशली कोई चार्ज नहीं लगता था और पहली बार खुला था। ये एक क्वेश्चन पूछता है, मैं बता दे रहा हूं, क्रोनोलॉजी में पूछ लेता है, कौन पहले घटा कौन बाद में घटा। तो दे डिड नॉट चार्ज एक्स्ट्रा प्रीमियम ऑन इंडियन क्लाइंट्स। 1912 में सब कुछ बदल के रख दिया जब लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आया, और इसके तहत बोला गया कि सर बैंकिंग इंडस्ट्री की तरह इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। और यूएस में याद करो, मैंने बोला था उस समय भी क्राइसिस हुआ, फिर 2007-8 में भी क्राइसिस हुआ था। तो इसके कारण बहुत सारा चीज जो है कानून अलग अलग बनाया गया, तो इंश्योरेंस जो है टफर रेगुलेशन कर दिया गया। अब जरा और नीचे एक टेबल मिलेगा जिसमें मैंने जो पढ़ा है वही वाला है। 1948-49 याद है? आरबीआई नेशनलाइज्ड, ये सब पढ़ा चुका हूं प्रभु। दूसरा नीचे 1955 में एसबीआई नेशनलाइज्ड। सुन पा रहे हैं? अच्छा कुछ लोगों को कंफ्यूजन, याद रखिएगा एसबीआई अभी नेशनलाइज्ड अभी नहीं है। उस समय एसबीआई का नाम क्या था? इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक को हमने नेशनलाइज किया, तब नाम क्या दे दिया? एसबीआई। अभी का सिनेरियो फिर 1972 तक आते आते फिर बैंक का नेशनलाइजेशन अलग अलग हटा दिया गया। तो राष्ट्रीयकृत बैंक में एसबीआई नहीं आएगा अभी प्रेजेंट में, लेकिन उस समय जो है नेशनलाइज हो गया। कौन हो गया? एसबीआई, क्योंकि उसका नाम पहले क्या था? इंपीरियल। हम नाम इसलिए एसबीआई रखे ताकि भैया भारत का फीलिंग है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और राष्ट्रीयकृत करें ताकि लोग इसमें ज्यादा और आए। और क्यों हमने किया ये? ताकि इनफॉर्मल सेक्टर को बर्बाद किया जाए, क्योंकि गुलामी वाला प्रथा कि पैसा आपने साहूकार से, जिया जी, साला जी से ले लिया आपने, और पैसा लेके गाली हर दिन खा रहे हैं, तो वो काम ना हो इसलिए बैंक को हमने नेशनलाइज किया। बाकी और राजनीति अलग था। 1969 याद करो, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 प्राइवेट बैंक। दिख रहा है? अब मैं क्या पढ़ा चुका हूं, मैं मजाक मत करो, मैं बता चुका हूं। फिर 1972 में एक आया जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जिसके अंदर 4 सब्सिडरी थे, और इन्होंने अलग लेवल पे काम करना शुरू किया एलआईसी के अलावा। 1980 में 6 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया 1980 में। नीचे आओ, 1991 और 92 से लेकर 91 और 98 में 2 कमिटी आया, मल्होत्रा कमिटी। दिख रहा है क्या? और इन्होंने पूरी तरीके से मतलब जो है पूरी तरीके से बोलते हैं ना, चेंज कर दिया। याद करो, मैंने आपको आईआर में पढ़ाया है 1991 के समय। सर 2 चीज मैंने बोला था। 1991 में क्या हुआ? रसिया क्या हुआ? यूएसएसआर खत्म। और उसके बाद सर हमको डर लगने लगा बहुत सारी चीजों का कि कहां से लेंगे नहीं लेंगे, तो हम अमेरिका की तरफ झुकाव रखने लगे थे। याद है? राजीव गांधी उसके जस्ट उस समय पहले भी थे, तो उन्होंने भी ये बात समझा था और उन्होंने लिबरलाइजेशन बोला। उन्होंने बोला कि चाइना से हमको व्यापार करना पड़ेगा, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे, तो या तो व्यापार करो या बॉर्डर सॉल्व करो। हमने क्या किया? व्यापार किया। तो उस समय ये दौर था जब हम एफडीआई अब करने लगे थे, और हमको पता चल गया था कि बाहर का पैसा नहीं आया तो देश चलेगा नहीं। इसीलिए मल्होत्रा कमेटी ने भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशी कंपनी में भारत में आकर इन्वेस्ट करे, उसको हमने और छूट दिया कि अब आइए, क्योंकि अब हम डरे नहीं थे, अब हम स्ट्रांग हो चुके थे कि अब कोई अंग्रेज की तरह आके हमारा मिसयूज नहीं करेगा। तो इस तरीके का फिर है। दूसरा हमने क्या किया? सुरक्षा के लिए सीआरआर, एसएलआर, बासेल नॉर्म्स, सरफाइसी एक्ट, ऐसा पढ़ाया था ना। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारा कांड हमने डाला था कि आप ज्यादा अच्छे से बैंक को रेगुलेट किया जा सके। ये देखो दोनों में डिफरेंस किया गया है, एक है बैंक, एक है इंश्योरेंस। दिख पा रहा है? ये टेबल मत भूलना प्रभु। उसके बाद आपको आईआईडीआई रेगुलेट करती है, प्लीज देख लेना ये। अब यहाँ जीवन बीमा का कहानी है। आई थिंक जीवन बीमा वाला भी मैं क्या पढ़ाऊंगा, लेकिन इसमें एक चीज है जो पूछता है वो मैं पढ़ाऊंगा। पहले 30 सेकंड दे रहा हूं, देखो इसको, उसके बाद आज का क्लास खत्म करते हैं, कल ज्यादा खींच लेंगे, ठीक है? दो तरीके का इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस आपको देता है, एक जीने पे, एक मरने पे। तो मुझे पढ़ाना है ये वाला,
इसीलिए मैं थोड़ा सा रुका हूं यहां पे। होल लाइफ इंडोमेंट, कुछ बुझा रहा है? अच्छा एक बात मैं आपको पूरे अच्छे से बता दूं, होशो हवास में, मैं बहुत बार बोला हूं, हर बार बोलूंगा। कोई आदमी आपको पढ़ा रहा है, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, उसका क्या होगा क्या नहीं होगा बिल्कुल नहीं कुछ सोचना है, दिमाग में नहीं आना चाहिए, कतई नहीं। कनिष्क कटारिया के दिमाग में आता कि ओझा सर, जो ओझा सर जानते हैं ना आप, तो मैं भी पढ़ा हूं बाजीराव रवि में, जब वो पढ़ा रहे तो उस समय मैं भी पढ़ा हूं, उनसे भी क्लास लिया हूं। तो बाजीराव रवि में ही उनका शुरुआत हुआ और वहीं से उनका काम चला। मैं तो उनको उस लेवल पे जाता हूं जब वो शुरुआत किए, मतलब मेरा कोई उनसे ये नहीं है, लेकिन मैं उनसे भी पढ़ा हूं। अब कनिष्क कटारिया अगर ये सोचे कि भैया अवध ओझा सर का नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा, तो कनिष्क कटारिया कभी रैंक 1 नहीं आता। मेरा पॉइंट क्या है समझने का, दिमाग में कभी नहीं आना चाहिए कि किसके पास क्या नॉलेज है किसके पास क्या नहीं है। मैं जो आपको दे रहा हूं वो लो, और सिंपल ये सोचो मेरे को करना है यार, मुझे जो मिल रहा है वो मेरे लिए काम का है, तो मुझे उसको स्टिमुलेट करके निकाल लेना है। अरे भाई कोई आईएएस आदमी को कभी इतना फुर्सत नहीं है कि तुमको इतना आसानी से बता भी पाएगा। मैं अगर कल को आईएएस बन जाऊं, मैं तुम्हें समझाऊंगा अच्छे से, मेरा वो नेचर है, क्योंकि मैं वैसा ही हूं, मैं बताऊंगा वैसे ही जैसे अभी हूं, क्योंकि मैं वैसा ही हूं, तो मेरे में चेंज नहीं आएगा। लेकिन फिर भी एक समय के बाद थोड़ा ना थोड़ा प्रभाव तो पड़ता ही है, चाहे कोई आदमी हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए मैं आपको बोल दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं कि दिमाग में नहीं लाना है, दिमाग में जो मैं दे रहा हूं उसको पहले एब्जॉर्ब करिए। ये नहीं कि हाँ इनका नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा। प्लीज प्रभु ये काम नहीं करिएगा। मैंने गलती करा, कुछ चीजें मैंने सही करी, कुछ गलती करी, वो गलती क्यों आप कर रहे हैं? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो इसलिए जो बोल रहा हूं वो करिए। ये नेसेसरी नहीं है कि उसका नहीं होगा तो आपका भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। आप बहुत बेस्ट हैं किसी और से भी, आपको जो दे रहा हूं। इसीलिए कनिष्क कटारिया ने स्टेटमेंट में बहुत अच्छा बात बोला था। उस समय 3 टीचर थे जो पेपर दिए थे कनिष्क कटारिया के साथ साथ। मैं नाम लेने में कोई बात नहीं है, लेकिन सब अच्छे अच्छे एकदम, आज वो अपने फील्ड में महान है। और ओझा सर से पहले भी बहुत तरह उस समय तो उनका एक्सपायर, उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे टीचर तो उनके चले थे और वो पढ़ा रहे थे साइकोलॉजी। एक वैसे टीचर थे जो आईआर पढ़ा रहे थे, जिनका बुक इतना अभी पॉपुलर है। अच्छे अच्छे लोग थे जो उनके साथ दिए थे। तो कमाल की बात है, जिनका सोचो जिनका आईक्यू इस लेवल का है, जो सर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट में, उनका आईएएस नहीं निकला है। लेकिन एक ऐसे आदमी का आईएएस निकल गया है जो नॉर्मल है। तो लॉजिक क्या है, सारा गेम नॉलेज का होता है। मैंने क्या बोला, नॉलेज उनको ज्यादा था तो ज्यादा प्रोसेसिंग करते थे। आपको जो मैंने दिया आईएएस में, और नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपने जो लिया उसको एज इट इज समझा, एज इट इज बना दिया, बात खत्म। इसलिए जब ज्यादा नॉलेज हो जाता है तो उनको ज्यादा टाइम लगता है प्रोसेस करने में। हाँ वो इतिहास कहीं और लिख देगा वो, और तो ऐसा थोड़ी बेकार आदमी हो गया। कितनों का लाइफ उसने भी चेंज किया, कितनों का लाइफ और चेंज किए। तो लॉजिक क्या है कि दिमाग में बिल्कुल ही आना चाहिए कि इसका होगा तो आपका होगा, उसका नहीं होगा। ऐसा फालतू का बात नहीं। अपना मस्त रहिए, मस्त पढ़ते रहिए, हमारा तो होगा। और कॉन्फिडेंट एकदम रखो, हमसे बेस्ट कोई है ही नहीं, अपने में रखो ना, किसी को बताओ तोड़ देंगे एकदम। इस तरीके से रखो अप्रोच, शांति वाला अप्रोच नहीं, हमसे नहीं होगा, एकदम नहीं। आते रहने दो, पढ़ते रहो, आए कैसे नहीं होगा, ऐसे एकदम रहो एकदम अपने चाल में, याद रखिएगा। तो सर यहाँ देखो, ये बता देता हूँ, ये जरूरी है, क्वेश्चन आएगा, देख लेना 2024 के प्रीलिम्स में, एकदम लिख के ले लेना। पहला है कि मान के चलो ये दिख रहे हैं बूढ़े बाबा, पक्का? तो मैं एक बार समझा देता हूं, बाकी नहीं समझाऊंगा दोबारा। एक होता है कि भाई अगर ये बूढ़े बाबा मर गए तब तो इनको फैमिली को इतना मिल जाएगा। एक होता है, इसको बोलते हैं एलआईसी। यहां देखो ये दिख रहा है, डेथ ड्यूरिंग पॉलिसी पीरियड ₹5 करोड़ टू द फैमिली। तो पॉलिसी जब तक चल रहा था निपट लिए, तो 5 करोड़ किसको मिलेगा? परिवार को। एक होगा एलआईसी। दूसरा सिचुएशन, बट व्हाट इफ आई डोंट डाई, ये बेचारे बोल रहे हैं, आप समझ पा रहे, अगर हम नहीं मरे तो विल एलआईसी रिटर्न माई ₹5,000 प्रीमियम। तो मान लो एलआईसी कोई करवाता है तो उसका सालाना या महीने के बेसिस पे कुछ ना कुछ पैसा कटता है कि नहीं कटता है? कटता है। अब कटता कटता गया तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम नहीं मरे तो 5,000 के हिसाब से जो पिछले 40 साल से कट रहा है वो पैसा हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बूढ़े बाबा तेज है, समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा, इंडोमेंट होल लाइफ में अगर आप जिंदा बच गए तो मिलता है, मतलब जो पैसा आपने जमा किया उसका पूरा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ पैसा आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन मर गए तब तो पूरा पैसा मिलेगा आपके परिवार को, तो मामला खत्म। तो आप लोग को ऐसा लगेगा क्या, तो फिर सर यही ना करवा लेंगे, काहे के लिए फ्री करवाएंगे? भाई ये तो सवाल उठेगा कि मतलब इसमें क्या है, ये होल लाइफ में क्या है कि आप मर गए तब भी मिलेगा, जिंदा है तब भी मिलेगा। जिंदा है तो कम मिलेगा, मर गए तो उतना मिलेगा।
तो आपको आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा ना कि यही तो ठीक है कि मान लो आपने 60 साल के बाद क्रॉस कर लिया, फिर भी आपको कुछ ना कुछ पैसा मिल जाएगा। लेकिन भाई बात ये भी तो है कि इसका प्रीमियम भी तो हाई होगा, सब कोई थोड़ी खरीद लेगा। इसका प्रीमियम है 500 रुपए में आपको देना है, इसका प्रीमियम सीधा कर दिया 8,000 रुपए, तो हर कोई थोड़ी इसको खरीद पाएगा। जिसके पास ज्यादा पैसा वही खरीद पाएगा। क्या बुझा रहा है? तो होल लाइफ इंडोमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको जिंदा में भी मिले, आप मर गए तब भी मिले। लेकिन सर लाइफ इंश्योरेंस में जब हम बोलते हैं तो सिर्फ तभी मिलता है जब कब, टपक गए तब, या फिर जिंदा है तब, निपट लिए तब। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके का ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसके अलावा इसके नीचे ये टेबल दिया हुआ है, देखो होल लाइफ लॉन्गर पॉलिसी 35 से 40, इंडोमेंट शॉर्टर पॉलिसी 10 से 20, एट मैच्योरिटी यस सेविंग रिटर्न विथ इंटरेस्ट, और मरने के बाद यस। तो इन दोनों में क्या हुआ? यस। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं टर्म लाइफ में शॉर्ट पॉलिसी, तो यहां पे एट मैच्योरिटी नो, यहां क्या है? यस। उसी तरीके से एक है यूएलआईपी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, पार्ट ऑफ मनी गोज इन इंश्योरेंस, पार्ट इन म्यूचुअल फंड में चला जाता है। कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में गया तो म्यूचुअल फंड वाला तो अपना गेम खेल रहा है तो पैसा आपको देगा, तो उसमें भी दोनों हो जाएगा यस यस। कुछ बुझा रहा है? और ये क्वेश्चन 2021, 2022, 2023 तीनों में पूछा है घुमा के, एकदम कंटिन्यू, क्योंकि ये जरूरी भी है, पूछना भी चाहिए। तो ये तीनों का टेबल दिमाग में आपके आ जाना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। नीचे आते हैं, आज के लिए अंतिम, यही रात अंतिम, यही रात हल्का। इधर आइए, ये दिख रहा है आपको पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में एक चलता है PLI स्कीम, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, बहुत पॉपुलर था ये, आज भी बहुत लोगों के सामने पॉपुलर है। जो पोस्ट ऑफिस से जो जुड़े हैं ना बहुत पहले से, वो पोस्ट ऑफिस के अलावा उनको बैंक जल्दी दिखता नहीं है भाई। समझ में आ रहा है? जैसे आपके दादाजी या कोई और लोग जो पोस्ट ऑफिस से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, बैंक लेके उनको कभी चल जाइए, आपका बखेड़ा उघाड़ देंगे। वो कहेंगे बैंक में चोर हवन सब गोरा, आप समझ पा रहे? इस तरीके से वो बोलेंगे, बार बार बैंक को खूब गाली देंगे, वो सीधा सीधा बोलेंगे नहीं। उनको पोस्ट ऑफिस पे भरोसा है, फीलिंग्स है, अलग आता है। कुछ बुझा रहा है? इसलिए पोस्ट ऑफिस वाले ने बैंक पेमेंट अपनाया। तो PLI जो है, दे हैव डेवलप्ड दर्पण ऐप PLI पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। इसके तहत स्टार्टेड फ्रॉम, देखो कब से, 1884 से स्टार्ट है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन अगर हम रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस 1995 से स्टार्ट है। उसके बाद हु कैन बाई, तो कोई भी बाई कर सकता है जो पब्लिक सेक्टर कंपनी में है, बैंक में है, यूनिवर्सिटी, कोऑपरेटिव बॉडीज में। यहाँ पे है विलेजर्स के लिए अलग। तो लॉजिक क्या है, एक गांव के लिए और एक एम्प्लॉइज और उनके लिए अलग अलग होता है। बहुत काम का चीज है ये आपको याद रहना चाहिए PLI। ठीक है जी, चलो आज इतना रखते हैं ना, बाकी कल करने बढ़ते हैं। तो आज इतना रखते हैं, कल करने। तो यहीं पे हम लोगों ने फिर से बोल देता हूं एक बार, 2 मिनट सांस ले लो, हम रिपीट कर देते हैं। मैं थोड़ा ये जो है तालू है वो थोड़ा सा दिमाग डोल रहा है, हिचकोले ले रहा है ये, तो समझो। पहला सबसे पहला याद करोगे थीम, तो मनी से हम लोग शुरुआत करें, है ना। बार्टर टू बिटकॉइन, पूरा का पूरा फिएट मनी, जो मेन थीम है वो तो चलते रहे दिमाग में। तो फिएट मनी, लीगल टेंडर सब होते हुए, NPCI ऐप होते हुए, कोर बैंकिंग, ई कुबेर, 1 रुपए के नोट पे, 20 रुपए के नोट पे कौन साइन क्या करेगा, कैसे करेगा, सारा डिटेल आपको बताते चले गए हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिटकॉइन तक अपन पूरा क्लियर कट निकले। उसके बाद फिर अगर आगे है तो हम लोगों ने बैंकिंग से रिलेटेड बड़ा चीज किया। उसके अंदर हम लोग बैड लोन, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, SDG, ये सारा का सारा हम लोगों ने, SDF, सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ा कि क्या मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, घटना सीलिंग क्या है, नीचे जाना क्या है, ये सारा डिटेल पढ़ा। क्या सुन पा रहे हो? इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो किसको कैसे कंट्रोल करेंगे, पेज 86, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नीचे आएंगे तो आने के बाद हम लोगों ने शेयर मार्केट पढ़ा, और शेयर मार्केट के अंदर अलग अलग रेगुलेशंस पढ़े, लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या क्या स्कीम निकाला, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये सारा पार्ट हम लोग चलते चले गए। उसके बाद अब हमारा गाड़ी पहुंचा है इंश्योरेंस पे। इंश्योरेंस की जिम्मेदारी आपकी प्रभु थोड़ी ज्यादा है, आप इसको प्लीज पूरा रीड कर लेंगे तो आसान काम हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा, कल बजट होगा, और कल बजट होगा तो बहुत जरूरी होगा, इसलिए बजट का क्लास नहीं छोड़िएगा। ठीक है जी? क्या मजा आया? जोर से बोलो, ईमानदारी से बोलना। अगर मजा नहीं आया तो बता देना, मैं नहीं पढ़ाना बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं पढ़ाते इसलिए हूँ मजा आते रहे। अगर पढ़ाई में मजा नहीं आए तो फिर हमको पढ़ा के देखो ना, हमारा परिवार है ना बाल बच्चा है कि हमको घर चलाना है। मैं पहले बता देता हूँ, मजा अगर मेरे पढ़ाने में नहीं है, जब बोलोगे उस दिन। मेरे पास भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है, भगवान की कृपा से बहुत बैकअप भी ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ पढ़ाई में मजा नहीं, मुझे इंटरेस्ट है पढ़ाने में, इसलिए मजा आ जाए तो नहीं मजा आए तो फोन करके बोल देना मजा नहीं किया, तो हम बोल देंगे कल से मत आना। समझ में आए? तो चलिए कल मिलते हैं, कल नहीं करते हैं। फिर से बोल के जाए एक बार, कसम लेके रिवीजन कर लो पूरा, सब का सब बका निकालो। यस और नो?
अगर रिवीजन नहीं किया तो समझ लेना क्या करेंगे हम कुछ नहीं। चलिए कल मिलते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे।